ये वीडियो आपको वेबसाइट बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानने से लेकर 2 घंटे से भी कम समय में अपना स्वयं का वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने और चलाने तक ले जाएगा। मैं आपको चरण दर चरण, क्लिक दर क्लिक करके दिखाने जा रहा हूं कि वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग कैसे बनाएं। चाहे आप एक यात्रा ब्लॉग, एक व्यक्तिगत ब्लॉग, एक खाद्य ब्लॉग, एक वित्त ब्लॉग या किसी अन्य प्रकार का ब्लॉग बनाना चाहते हों, ये आपके लिए एकदम सही ट्यूटोरियल है। हमारे ब्लॉग का डिज़ाइन बहुत ही सरल और साफ सुथरा होगा। हेडर में हमारा लोगो और हमारा नेविगेशन मेनू होगा। मुखपृष्ठ पर हम एक शीर्षक, एक छवि और एक न्यूज़लेटर साइन अप अनुभाग शामिल करेंगे। हम मुखपृष्ठ पर अपने नवीनतम ब्लॉग पोस्ट भी प्रदर्शित करेंगे। ब्लॉग पेज पर हमारे सभी ब्लॉग पोस्ट बाईं ओर प्रदर्शित होंगे। दाईं ओर हमारे पास एक खोज बार, मेरे बारे में अनुभाग, सोशल मीडिया लिंक, एक अन्य न्यूज़लेटर साइन अप विकल्प और हमारे हालिया पोस्ट जैसी सुविधाओं के साथ हमारा साइड बार होगा। ये साइड बार वास्तविक ब्लॉग पोस्ट पर भी दिखाई देगा। फिर हमारे पास एक सरल परिचय पृष्ठ होगा और हाँ, एक संपर्क पृष्ठ। हमारे ब्लॉग के नीचे लोगों के साथ हमारा पादलेख, एक न्यूज़लेटर साइन अप अनुभाग और फिर से हमारे सोशल मीडिया लिंक होंगे। यह ब्लॉग मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए भी अनुकूलित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह किसी भी डिवाइस पर अद्भुत दिखे। हम इस ब्लॉग को बनाने और चलाने के लिए केवल मुफ्त टूल का उपयोग करेंगे, इसलिए हमारी एकमात्र लागत होस्टिंग होगी और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए सर्वोत्तम होस्टिंग डील कैसे प्राप्त करें। तो चलिए कोई भी समय बर्बाद न करें और इस ब्लॉग का निर्माण शुरू करें। ठीक है, तो चलिए अपना ब्लॉग बनाना शुरू करें। अब जैसा कि आप शायद पहले से ही जानते हैं, हम आपका ब्लॉग बनाने और चलाने के लिए वर्डप्रेस का उपयोग करने जा रहे हैं, जो अभी भी ब्लॉग बनाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला विकल्प है। फिर अगली चीज़ जिसकी हमें आवश्यकता होगी वह एक होस्टिंग प्रदाता है, क्योंकि हमें एक सर्वर पर कुछ जगह किराए पर लेने की ज़रूरत है, जहां आपकी सभी वेबसाइट फाइलें या छवियां या टेक्स्ट संग्रहित हैं, ताकि लोग किसी भी समय आपकी वेबसाइट पर आ सकें और आपका ब्लॉग पढ़ सकें। पोस्ट और फिर जिस होस्टिंग प्रदाता का हम उपयोग करने जा रहे हैं उसे होस्टिंगर कहा जाता है। यह वही है जिसकी मैं अनुशंसा करता हूं, यह वही है जिसका मैं उपयोग करता हूं। अब आप चाहें तो किसी अन्य होस्टिंग प्रदाता का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर आप शायद उस हिस्से पर जाना चाहेंगे जहां से हम इस वीडियो के वर्डप्रेस डैशबोर्ड में शुरू करते हैं। बस वहां से आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपके पास अभी तक कोई होस्टिंग प्रदाता नहीं है तो मैं आपको होस्टिंगर का उपयोग करने की अत्यधिक सलाह दूंगा। फिर मैं उनसे बहुत खुश हूं और मैं काफ़ी समय से उनका उपयोग कर रहा हूं। इसलिए होस्टिंगर के साथ सबसे अच्छा सौदा पाने के लिए आप वीडियो विवरण के नीचे जाना चाहते हैं और वहां मिलने वाले पहले लिंक पर क्लिक करना चाहते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत रेफरल लिंक है और ये सुनिश्चित करेगा कि आपको वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम डील मिले। अब इस पर निर्भर करते हुए कि आप इस वीडियो को कब देखते हैं, ये पेज शायद थोड़ा अलग दिखेगा क्योंकि अभी उनके पास ब्लैक फ्राइडे की बिक्री चल रही है, इसलिए यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग दिखता है। लेकिन जब तक आप यहाँ मेरी तस्वीर और मेडिक्स मीडिया लोगो देखते हैं तब तक आप सही जगह पर हैं और आपको सबसे अच्छा सौदा मिलने वाला है। यह आपको मेरे कूपन कोड का उपयोग करने में भी सक्षम बनाएगा, जो आपको आपके होस्टिंग प्लान का 10% अतिरिक्त देगा। और वैसे आपके पास 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी है। इसलिए यदि किसी भी कारण से आप ब्लॉग शुरू नहीं करना चाहते हैं या किसी भिन्न होस्टिंग प्रदाता का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो 30 दिनों के भीतर आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए एक बार जब आप यहाँ आ जाएं तो बस नीचे स्क्रॉल करें और वेब होस्टिंग योजनाओं पर जाएं। हम व्यवसाय योजना के लिए जा रहे हैं। इसमें वह सब कुछ है जो हमें अपने ब्लॉग के लिए चाहिए, तो हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने जा रहे हैं। फिर यहाँ हम अपनी भुगतान अवधि चुन सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हम अपनी होस्टिंग के लिए कितने महीने पहले भुगतान करेंगे। तो अब तक का सबसे सस्ता विकल्प 48 महीने का विकल्प है। इस तरह हम आज इस कम कीमत पर 4 साल की होस्टिंग के लिए भुगतान कर सकते हैं और यह हमें लंबे समय में बहुत सारा पैसा बचाने की अनुमति देगा। इसलिए मैं 48 महीने का विकल्प चुनने की सलाह देता हूँ, लेकिन आप यहीं इन अन्य विकल्पों को भी देख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि मुफ्त डोमेन केवल यहीं इन योजनाओं के साथ शामिल किया जाएगा, दाईं ओर 3। इसलिए मैं यहाँ 48 महीने के विकल्प के साथ जा रहा हूँ। तो फिर नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ अपना ईमेल पता टाइप करें और एक पासवर्ड चुनें। जब ये पूरा हो जाए तो नीचे भुगतान विधियों तक स्क्रॉल करें। इससे पहले कि आप अपनी भुगतान विधि चुनें या यहाँ कुछ भी टाइप करें, सुनिश्चित करें कि आप यहाँ एक कूपन कोड लिंक पर जाएं।
उस पर क्लिक करें और फिर कूपन कोड के रूप में मेडिक्स मीडिया टाइप करना सुनिश्चित करें। अप्लाई पर क्लिक करें और इससे आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। फिर एक बार भुगतान पूरा हो जाने पर हमें कुछ इस तरह दिखने वाले पेज पर पहुंचना चाहिए। अब हम यथाशीघ्र अपने डैशबोर्ड तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम इन सभी सवालों का जवाब न देकर कुछ समय बचाते हैं। आइए यहीं सबसे ऊपर होस्टिंगर लोगो पर क्लिक करें और ये हमें सीधे होस्टिंगर डैशबोर्ड में ले जाएगा। और यहाँ पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वह हमारे ईमेल पते को सत्यापित करना है, जिसका उपयोग हमने होस्टिंगर के लिए साइन अप करने के लिए किया है। तो बस अपने ईमेल इनबॉक्स पर जाएं, एक ईमेल देखें जिसमें लिखा हो कि होस्टिंगर से अपना ईमेल पता सत्यापित करें और फिर सत्यापित ईमेल पर क्लिक करें। उत्तम। तो अब जब आपका ईमेल पता सत्यापित हो गया है तो अगली चीज़ जो हम कर सकते हैं वह है अपना डोमेन नाम चुनना। डोमेन नाम बस आपकी वेबसाइट का नाम है। तो फेसबुक की तरह ही वेबसाइट का नाम facebook.com है, एप्पल के लिए ये apple.com है। तो अब हम अपने ब्लॉग के लिए अपना स्वयं का डोमेन नाम चुनने जा रहे हैं, और क्योंकि हमने उन योजनाओं में से एक को चुना है जहां डोमेन शामिल है, हम यहां देख सकते हैं कि यह दावा डोमेन कहता है। इसलिए जब हम यहां क्लिक करते हैं तो हम डोमेन चुन सकते हैं। पहली चीज़ जो मैं सुझाऊंगा वह यह है कि यहाँ अंत में डोमेन एक्सटेंशन को .com में बदल दें। अधिकांश लोग इसके आदी हैं और मैं आम तौर पर आपको इसका उपयोग करने की सलाह देता हूँ। आप यहाँ अन्य में से किसी एक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आम तौर पर यदि संभव हो तो .com के साथ जाने की सलाह देता हूँ। फिर यहाँ आप बस अपने ब्लॉग का नाम टाइप कर सकते हैं। इसलिए चूंकि मैं यहाँ एक उदाहरण ब्लॉग के रूप में एक यात्रा ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं बस मेडिक्स ट्रैवल टाइप करूँगा और देखूँगा कि क्या यह अभी भी उपलब्ध है। उपलब्धता जांचें पर क्लिक करें और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं यह डोमेन अभी भी उपलब्ध है। तो चलिए क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। फिर अपने नए डोमेन का पंजीकरण पूरा करने के लिए आपको कुछ संपर्क विवरण भरने होंगे। तो बस अभी ऐसा करें और फिर अगले चरण पर आगे बढ़ें। एक बार यह हो जाने पर हम अगले पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं जहां लिखा होता है कि आपका डोमेन सुरक्षित किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ जारी रखें पर क्लिक करें। फिर यहाँ हम इस ऑफर को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक होस्टिंग योजना है। तो चलिए स्किप पर क्लिक करते हैं। मुझे किसी वेबसाइट की आवश्यकता नहीं है और यह हमें होस्टिंग या डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा जहां हमें एक बार फिर अपने ईमेल पते की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी, इस बार जिस डोमेन के लिए हमने अभी पंजीकरण कराया है। तो आइए आपके ईमेल इनबॉक्स पर जाएं और फिर आपको एक ईमेल दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा कि आपके द्वारा चुने गए डोमेन के लिए आपकी संपर्क जानकारी को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। तो आइए यहीं आपके ईमेल में इस लिंक पर क्लिक करें और फिर जब आप यहाँ इस स्क्रीन पर आते हैं तो हम मूल रूप से पेज को बंद कर सकते हैं, अपनी होस्टिंग या डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हैं, पेज को फिर से लोड कर सकते हैं और फिर हमें यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि ईमेल सत्यापन स्थिति अब सत्यापित है। महान। तो अब जब हमने आपकी होस्टिंग और आपका डोमेन सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर लिया है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का समय आ गया है। तो चलिए यहीं ऊपर बाईं ओर घर की ओर चलते हैं और फिर यहाँ बिजनेस वेब होस्टिंग के अंतर्गत सेटअप पर क्लिक करें। इसके बाद स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें और फिर यहाँ हम इन सभी प्रश्नों को छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ सबसे नीचे स्किप डाउन पर क्लिक करें। तो फिर क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पर क्लिक करें और फिर यहाँ हम या तो होस्टिंग या बिल्डर या वर्डप्रेस चुन सकते हैं। ऐसे में हम वर्डप्रेस को चुनना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करें और फिर यहाँ हमें एक नया वर्डप्रेस अकाउंट बनाना होगा। इसीलिए मैं अनुशंसा करूँगा कि ईमेल को वही रखें जो आपने अपने होस्टिंग प्रदाता के लिए उपयोग किया है। फिर एक पासवर्ड चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें। अब हमें अपनी वेबसाइट पर किसी पूर्व स्थापित प्लगइन की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बस स्किप पर क्लिक करें। मैं बाद में प्लगइन्स का प्रबंधन करूँगा और यही बात टेम्पलेट के लिए भी लागू होती है। आइए स्किप पर क्लिक करें, मुझे टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं है और फिर यहाँ भी स्किप पर क्लिक कर देते हैं। मैं बाद में सामग्री लिखूंगा। फिर यहाँ हम अपना डोमेन चुन सकते हैं। जिस डोमेन को हमने पहले पंजीकृत किया है वह पहले से ही चयनित है। तो चलिए सेलेक्ट पर क्लिक करें और फिर यहाँ हम अपना सर्वर लोकेशन चुन सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सर्वर वह स्थान है जहां आपकी सभी वेबसाइट फाइलें संग्रहित की जाएंगी। इसलिए यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं और फिर आप यहां इनमें से कोई भी स्थान चुन सकते हैं। मेरा सुझाव है कि सर्वर को यथासंभव अपने आगंतुकों के करीब रखें।
इसलिए यदि आप यूरोप में अधिक पाठक चाहते हैं तो आप यूरोप में इन स्थानों में से एक को चुनना चाहेंगे, लेकिन अगर उनमें से अधिकतर अमेरिका से होंगे तो आप शायद उत्तरी अमेरिका सर्वर चुनना चाहेंगे। मैं इसे वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे यह यहाँ अमेरिका में है और परिवर्तन पर क्लिक करूंगा और फिर फिनिश सेटअप पर क्लिक करते हैं। फिर एक बार वर्डप्रेस सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाने के बाद हम यहीं एडमिन पैनल पर क्लिक करके अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जा सकते हैं और अब हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर हैं और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास होस्टिंगर की यह चेकलिस्ट है जिससे हमें अपनी वेबसाइट बनाने में मदद मिलेगी। अभी के लिए इसे अनदेखा करें। हम 1 सेकंड में होस्टिंगर प्लगइन को अक्षम करने जा रहे हैं। वास्तव में आइए यहाँ बाईं ओर डैशबोर्ड पर क्लिक करें तो हम वास्तविक डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं जिससे अधिकांश लोग परिचित हैं। और यदि आपने पहले वर्डप्रेस का उपयोग नहीं किया है तो चिंता न करें, मैं आपको चरण दर चरण सब कुछ समझाऊंगा और आप बिल्कुल सीखने जा रहे हैं कि अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर सब कुछ कैसे करना है। यह मूल रूप से यह है कि आप अपनी साइट कैसे बनाते हैं, आप अपनी साइट को कैसे नियंत्रित करते हैं इत्यादि। हालांकि पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह यह है कि अपने डैशबोर्ड तक बहुत आसानी से कैसे पहुंचें, क्योंकि बहुत से लोग जब एक नई साइट शुरू करते हैं तो उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि उसके डैशबोर्ड तक कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपना ब्राउज़र खोलें या यहाँ एक नया टैब खोलें और फिर अपना डोमेन टाइप करें जिसे आपने पहले चुना है। तो मेरे लिए ये midixtravel.com होगा और फिर केवल इस तरफ जाने के बजाय आप / टाइप करना चाहते हैं और फिर वर्डप्रेस -admin के लिए WP टाइप करना चाहते हैं और फिर एंटर पर क्लिक करना चाहते हैं और ये हमें हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कभी कभी हमें वास्तव में फिर से लॉग इन करने की आवश्यकता होती है, तो बस अपने वर्डप्रेस खाते का विवरण टाइप करें और फिर लॉग इन पर क्लिक करें और यह आपको आपके डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी होस्टिंग या खाते में लॉग इन करें और फिर आप यहीं वेबसाइटों पर जा रहे हैं। यहाँ आप अपनी सभी वेबसाइटें देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह हमारी वेबसाइट है और फिर हम यहीं एडमिन पैनल पर क्लिक करते हैं और यह स्वचालित रूप से हमें हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट भी कर देगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जो करना पसंद करता हूँ वह बस URL बॉक्स से URL को पसंदीदा में नीचे खींचकर इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड के लिए एक बुकमार्क बनाना है और फिर मुझे बस बुकमार्क पर क्लिक करना है और यह स्वचालित रूप से मुझे मेरे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाएगा। महान। तो अब आप जान गए हैं कि अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड तक कैसे पहुँचें और पहली चीज़ जो हम यहाँ करने जा रहे हैं वह ये है कि हम कुछ सफाई करने जा रहे हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें हटाने जा रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और हम कुछ बुनियादी सेटिंग्स पर भी गौर करने जा रहे हैं। तो यहीं डैशबोर्ड के नीचे हम इसे साफ़ करने जा रहे हैं और ऊपर दाईं ओर स्क्रीन विकल्पों पर जाकर इन सभी बॉक्स को हटा देंगे और फिर हम यहाँ इन सभी बक्सों को अक्षम करने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इससे यहाँ सबसे नीचे सब कुछ गायब हो जाएगा। चिंता न करें, हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। आप इन चीज़ों को बाद में कभी भी जोड़ सकते हैं और आप मूल रूप से बाद में इस डैशबोर्ड में जो चाहें जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम बस अपने लिए चीज़ों को सरल बनाना चाहते हैं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और पोस्ट पर जाते हैं। बाद में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक पोस्ट और एक पेज के बीच क्या अंतर है, लेकिन अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट रूप से वह सब कुछ हटाना चाहते हैं जो यहाँ पहले से मौजूद है। तो हमारे पास हेलो शब्द वाली पोस्ट है, आइए इसे यहाँ चुनें। इसके बाद यहाँ मूव टू बिन अप पर क्लिक करें, अप्लाई पर क्लिक करें और फिर इसे स्थायी रूप से हटाने के लिए हमें बिन में जाना होगा और फिर यहीं पर खाली बिन पर क्लिक करें और इस ब्लॉग पोस्ट से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए यहीं पेजों पर चलते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट पृष्ठ है जो एक गोपनीयता नीति पृष्ठ है। हम इसे चुनकर इसे हटा भी देंगे, फिर बल्क एक्शन में जाएंगे, बिन में जाएंगे और फिर आवेदन करेंगे और फिर बिन सर जाएं और खाली बिन पर क्लिक करके बिन को खाली कर दें। हम वहाँ चलें। आइए यहाँ सूची में नीचे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपीयरेंस पर जाइए और थीम्स पर क्लिक करें। फिर यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे डैशबोर्ड पर पहले से ही 3 थीम हैं। हम उन सभी को हटाने जा रहे हैं, लेकिन अभी हम केवल इन दोनों को हटा सकते हैं क्योंकि हमेशा एक थीम को सक्रिय रहना होता है। तो चलिए यहाँ इस पर क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक करें। ठीक है, हटाओ, फिर ये भी मिटाना। ठीक है,
और फिर ये वाला हम उस थीम को इंस्टॉल करने के बाद इसे बाद में हटा देंगे जिसे हम वास्तव में उपयोग करना चाहते हैं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं प्लगइन्स पर जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से ही 3 प्लगइन्स हैं जो होस्टिंगर के माध्यम से प्राप्त होने पर वर्डप्रेस के साथ पहले से इंस्टॉल आते हैं। तो मैं बस यहीं दोनों होस्टिंगर प्लगइन्स से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन्हें यहाँ चुनने जा रहा हूँ। फिर बल्क कार्रवाइयों पर जाऊँगा और सबसे पहले डीएक्टिवेट पर क्लिक करें क्योंकि अब ये एक्टिवेट हो गए हैं। अप्लाई पर क्लिक करें और अब इन्हें एक बार फिर से सेलेक्ट करें। बल्क एक्शन पर जाएं और फिर डिलीट पर क्लिक करें। आवेदन करना ठीक है। और अब इसने डैशबोर्ड के ऊपर बाईं ओर होस्टिंगर मेनू विकल्प से भी छुटकारा पा लिया है। और एकमात्र प्लगइन जो हम रखने जा रहे हैं वह लाइट स्पीड कैश प्लगइन है, क्योंकि यह हमारी वेबसाइट को तेज़ बना देगा। लेकिन अभी के लिए हम केवल निष्क्रिय करें पर क्लिक करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम केवल वेबसाइट बना रहे हैं, इसलिए हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम इसे अभी यहीं छोड़ने जा रहे हैं। बाद में हम अपना ब्लॉग बनाने में मदद के लिए कुछ और प्लगइन्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि प्रत्येक प्लगइन किस लिए है, इसलिए हम वेबसाइट बनाते समय उन्हें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अभी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और सेटिंग्स पर जाते हैं और फिर जनरल पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ हम साइट का शीर्षक बदल सकते हैं। मैं इस साइट का नाम मेडिक्स ट्रैवल रखने जा रहा हूँ और फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करें। टीपो एंडी और पर आप दिनांक प्रारूप वगैरह भी बदल सकते हैं। मैं इसे वैसे ही छोड़ने जा रहा हूं जैसे ये है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब हम यहीं चर्चा के लिए जा रहे हैं। और फिर जब आप शुरुआत कर रहे हों तो मेरा सुझाव है कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट पर टिप्पणियों को अक्षम कर दें, क्योंकि आमतौर पर आपको केवल स्पैम टिप्पणियां मिलती हैं और उनसे निपटना बहुत कष्टप्रद होता है। इसलिए मैं यहीं लोगों को नई पोस्ट पर टिप्पणियां सबमिट करने की अनुमति देने वाले विकल्प को अनचेक कर दूंगा और फिर सबसे नीचे सेव पर क्लिक करूंगा। और फिर आखिरी चीज़ जो हमें करनी है वह यहीं परमालिंक्स पर जाना है और फिर पोस्ट लिंक संरचना को बदलना है। तो मैं यहीं इस ब्लॉग पर जा रहा हूँ। इसे नर्ड वॉलेट कहा जाता है। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ URL के अंत में हमेशा ब्लॉग पोस्ट का नाम होता है और ये एक प्रकार की संरचना है जिसे हम अपने ब्लॉग के लिए भी उपयोग करना चाहते हैं। और डिफ़ॉल्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्ष, महीने इत्यादि के साथ कुछ अजीब है, तो हम बस यहीं पोस्ट नाम पर क्लिक करना चाहते हैं और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं यह बदल जाता है। और फिर हम कस्टम संरचना पर वापस जाना चाहते हैं और इस अंतिम भाग, इस फॉरवर्ड स्लैश को यहीं हटाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ इस ब्लॉग पर भी देख सकते हैं उनके पास फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। वास्तव में अधिकांश ब्लॉगों में वास्तव में ये मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसे भी हटाना पसंद करता हूँ। इसलिए मैं बस डिलीट पर क्लिक करता हूँ और फिर हमारे पास सिर्फ ब्लॉग, वेबसाइट का नाम, फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट का नाम है। तो ये जो भी ब्लॉग पोस्ट है बस इतना ही। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करें और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब जब हमने अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड साफ कर लिया है तो हम अपना ब्लॉग बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जब भी आप यह देखना चाहें कि आपका ब्लॉग वर्तमान में कैसा दिखता है तो आप बस यहीं डैशबोर्ड के ऊपर बाईं ओर अपने ब्लॉग के नाम पर जा सकते हैं। फिर विजिट साइट पर राइट क्लिक करें और एक नए टैब में खोलें पर क्लिक करें। फिर आपकी वेबसाइट मूल रूप से एक नए टैब में खुल जाएगी। ये बस आपकी वेबसाइट के नाम यहाँ URL पर जाएगा और फिर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट वर्तमान में कैसी दिखती है। जाहिर है यहाँ अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ें और इसे अभी बदलें। डैशबोर्ड में पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वह ये है कि हम अपने ब्लॉग में एक नई थीम जोड़ने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ बाईं ओर मेनू पर अपीयरेंस पर जाएं और फिर थीम पर जाएं। फिर यहाँ आप उस थीम को देख सकते हैं जो नए वर्डप्रेस अकाउंट के साथ पहले से इंस्टॉल है। तो हम जो करने जा रहे हैं वह ये है कि हम ऊपर बाईं ओर ऐड न्यू पर क्लिक करके एक नया जोड़ने जा रहे हैं और फिर हम थीम लाइब्रेरी में पहुँचते हैं जहाँ हम कई अलग अलग थीमों में से चुन सकते हैं। इस ब्लॉग के लिए मैं जिस विषय का उपयोग करने जा रहा हूँ वह महासागर WP विषय है जो यहीं है। यदि आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से सर्वोत्तम थीमों में से एक है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। और यदि आपको यह यहीं नहीं दिखता है तो आप इसे सर्च बार ओशियन WP में भी टाइप कर सकते हैं और फिर यह यहीं आ जाएगा। तो चलिए यहीं इंस्टॉल पर क्लिक करें, फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें और अब यह नई थीम सक्रिय है। इसका मतलब है कि अब हम पहले से इंस्टॉल की गई पुरानी थीम को हटा सकते हैं। तो आइए थीम पर क्लिक करें और फिर नीचे दाईं ओर डिलीट कन्फर्म पर क्लिक करें
और हम वहाँ जाते हैं। बस एक और चीज़ है जो हम करना चाहते हैं और वह है ऑटो अपडेट सक्षम करना। तो यहाँ नाम के ठीक नीचे आप सक्षम ऑटो अपडेट देख सकते हैं। आइए इस पर क्लिक करें और हम वहाँ जाते हैं। तो चलिए अभी इन सभी विंडो को यहीं बंद कर देते हैं और अब हमने नई थीम इंस्टॉल कर ली है। तो अब हम कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं जिससे हमारा ब्लॉग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए प्लगइन्स की ओर बढ़ते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि एक प्लगइन है जो पहले से इंस्टॉल आया है। ये एकमात्र ऐसा है जिसे हमने पहले नहीं हटाया है। प्लगइन्स मूल रूप से आपकी वेबसाइट का एक एक्सटेंशन है जो आपको ऐसे काम करने की अनुमति देता है जो आप सामान्य रूप से डिफ़ॉल्ट संस्करण के साथ नहीं कर पाएंगे। आप इसे अपने स्मार्टफोन पर ऐप्स इंस्टॉल करने जैसा सोच सकते हैं। और क्योंकि वर्डप्रेस इतना लोकप्रिय है, ऐसे हज़ारों ऐप्स हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए भविष्य में आप अपने ब्लॉग के साथ क्या कर सकते हैं, इसके विकल्प वस्तुतः अनंत हैं। इसलिए एक नया प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ ऊपर बाईं ओर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और फिर पहला प्लगइन जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वह हमारा पेज बिल्डर होगा जिसे एलिमेंटर कहा जाता है। ये वहाँ का सबसे लोकप्रिय पेज बिल्डर है। तो बस यहाँ सर्च बार में एलिमेंटर टाइप करें और फिर यहाँ ये अभी सामने आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिलियन से अधिक सक्रिय इंस्टॉलेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत लोकप्रिय है और बहुत सारे ब्लॉग द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। अब अगली चीज़ जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वह ओशन एक्स्ट्रा प्लगइन है। ये हमें हमारे द्वारा इंस्टॉल की गई थीम के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देगा। तो चलिए सर्च बार पर आते हैं, ओशियन एक्स्ट्रा टाइप करें और ये यहीं है। तो चलिए अब इंस्टॉल पे क्लिक करें। महान। अब आइए अपने प्लगइन्स पर जाएं। चलिए प्लगइन्स पर चलते हैं, इंस्टॉल किए गए प्लगइन्स। और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 नए प्लगइन्स हैं जिन्हें हमने इंस्टॉल किया है। फ़िलहाल वे अभी सक्रिय नहीं हैं, इसलिए हमें उन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है। तो हम या तो यहीं सक्रिय पर क्लिक कर सकते हैं प्रत्येक के लिए प्लगइन के ठीक नीचे, या हम उन्हें भी चुन सकते हैं जिन्हें हम सक्रिय करना चाहते हैं। बल्क एक्शन पर जाएं और फिर सक्रिय करें, लागू करें पर क्लिक करें। और अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्लगइन्स अब सक्रिय हैं। हम इसे इसीलिए भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ उनका बैकग्राउंड हल्का नीला है। और हम लाइट स्पीड कैश प्लगइन को अभी के लिए निष्क्रिय छोड़ देंगे। एक चीज़ जो हम करना चाहते हैं वह ये है कि हम ऑटो अपडेट सक्षम करना चाहते हैं। तो दाईं ओर आप हमारे द्वारा इंस्टॉल किए गए प्रत्येक प्लगइन के लिए ऑटो अपडेट सक्षम करें पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको ये कॉलम यहाँ नहीं दिखता है तो बस ऊपर दाईं ओर स्क्रीन विकल्पों पर जाएं और फिर सुनिश्चित करें कि ऑटो अपडेट चेक किया गया है। फिर मैं हमेशा इन खिड़कियों को यहीं बंद करना पसंद करता हूँ क्योंकि वे चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देती हैं। अब इससे पहले कि हम अपने नए ब्लॉग के प्रत्येक पृष्ठ का निर्माण शुरू करें, मैं आपको एक त्वरित अवलोकन देना चाहता हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं, ताकि आपके लिए अनुसरण करना थोड़ा आसान हो जाए और आपको परेशानी न हो। खो गया। तो यह एक ब्लॉग की मूल पृष्ठ संरचना है। हमारे पास मुख्य पृष्ठ है, हमारे पास एक ब्लॉग पेज है जिसमें सभी ब्लॉग पोस्ट हैं। ये आपके ब्लॉग की वास्तविक सामग्री है। फिर हमारे पास एक परिचय पृष्ठ और एक संपर्क पृष्ठ है। यदि आप चाहें तो आपके पास और पेज भी हो सकते हैं, इसलिए भविष्य में आप और पेज जोड़ सकते हैं और आप यह भी सीखेंगे कि यह कैसे करना है। लेकिन अभी हम चीज़ों को सरल रखेंगे और यहीं मुख्य संरचना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला पेज जो हम बनाने जा रहे हैं वह होम पेज होगा, जो यहीं पेज है। और पहली चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वह ये है कि हमें कुछ डमी ब्लॉग पोस्ट, बस कुछ प्लेस होल्डर सामग्री बनाने की ज़रूरत है ताकि हम यह डिज़ाइन बनाने में सक्षम हों। आपका कुछ समय बचाने के लिए मैंने उन्हें पहले ही आपके लिए तैयार कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उन पोस्टों को कैसे आयात किया जाए। आइए वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर वापस जाएं। तो चलिए टूल्स पर जाएं और इंपोर्ट पर क्लिक करें। तो फिर इंस्टॉल नाउ फॉर वर्डप्रेस पर क्लिक करें, फिर रन इंपोर्टर पर क्लिक करें और फिर डमी ब्लॉग पोस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे विवरण में दिए गए लिंक पर जाना होगा। ये संभवतः दूसरा होगा जो गूगल ड्राइव कहता है, और फिर आप यहीं इस पृष्ठ पर होंगे। ये सभी फाइलें हैं जिनका उपयोग मैं इस ब्लॉग के लिए कर रहा हूँ। आप यहीं ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आपको ये फाइल डमी पोस्ट देखनी चाहिए। आप बस 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड पर क्लिक करें, फिर भी डाउनलोड करें। फिर एक बार जब आप उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं
तो आप डैशबोर्ड पर वापस जाना चाहते हैं जहां आपने वर्डप्रेस के लिए आयातक शुरू किया है, और फिर आप बस फाइल चुनें पर क्लिक कर सकते हैं और फिर उस फाइल को चुन सकते हैं, या मैं बस इस फाइल को यहीं खींच कर छोड़ दूंगा और फिर अपलोड फाइल और आयत पर क्लिक करूंगा। फिर यहाँ लेखक के रूप में अपना अकाउंट चुनें और फिर यहीं इस बॉक्स पर टिक करें और सबमिट पर क्लिक करें। हम वहाँ चलें। अब जब हम यहीं पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 6 डमी ब्लॉग पोस्ट आयातित हैं, और अब हम ब्लॉग पोस्ट के लिए विशेष रूप से प्रदर्शित छवियां भी जोड़ना चाहते हैं। ये छवियां यही हैं क्योंकि हमें इन्हें अलग अलग जोड़ना होगा। तो आइए इनमें से प्रत्येक ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करें और मैक पर कमांड या कंट्रोल दबाए रखें, और इससे वे एक नए टैब में खुल जाएंगे। आप बस राइट क्लिक करके एक नए टैब में ओपन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आपके पास ये सभी ब्लॉग पोस्ट खुल जाएंगे, और फिर आप गूगल ड्राइव फोल्डर में वापस जाना चाहते हैं। दोबारा लिंक विवरण में है, और फिर ब्लॉग पोस्ट पर दोबारा जाएं और ब्लॉग पोस्ट छवियों पर क्लिक करें, और फिर आप सभी छवियों को यहीं डाउनलोड करना चाहेंगे। एक बार जब आप उन्हें डाउनलोड कर लें तो आइए पहले ब्लॉग पोस्ट पर वापस जाएं जिसे हमने पहले खोला है। फिर दाईं ओर जाएं, फीचर्ड इमेज पर जाएं और फिर सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें। फिर आप यहां केवल फाइलों का चयन कर सकते हैं, या मैं उन सभी को यहीं कैनवास में खींचकर छोड़ दूंगा। एक बार जब वे सभी अपलोड हो जाएंगे तो मैं पहले वाले को चुनूंगा, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करूंगा और फिर अपडेट पे क्लिक करूंगा, और फिर हमें अन्य सभी ब्लॉग पोस्ट के लिए भी यही काम करना होगा। तो चलिए दूसरे पर जाएं और फिर नीचे स्क्रॉल करें, फीचर्ड इमेज पर जाएं, फीचर्ड इमेज सेट करें। अब छवियां पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, इसलिए मैं बस दूसरी का चयन कर सकता हूं, फीचर्ड छवि सेट कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं। इससे वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी छवि चुनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लेस होल्डर ब्लॉग पोस्ट हैं, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सभी ब्लॉग पोस्ट के लिए ऐसा करें। और एक बार जब आप सभी चुनिंदा चित्र जोड़ लेते हैं तो आप हमारे द्वारा खोले गए सभी ब्लॉग पोस्ट टैब को बंद कर सकते हैं, और अब हम होम पेज बनाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बाईं ओर के पेजों पर क्लिक करें और फिर ऐड न्यू पर क्लिक करके एक नया पेज बनाते हैं। आइए इस पेज को होम नाम दें और फिर हम कुछ सेटिंग्स बदलना चाहते हैं। तो आइए यहाँ शीर्ष दाईं ओर इस आइकन पर क्लिक करें, पेज सेटिंग्स, सामान्य पर जाएं और फिर सामग्री लेआउट के लिए हम इसे 100% पूर्ण चौड़ाई में बदलने जा रहे हैं, और हम यहाँ पैडिंग को अक्षम करने जा रहे हैं। फिर हम नीचे स्क्रॉल करके शीर्षक पर जा रहे हैं और हम पृष्ठ शीर्षक को अक्षम करने जा रहे हैं। फिर हम पब्लिश पर क्लिक करने जा रहे हैं, और अब हम व्यू पेज पर क्लिक कर सकते हैं। और यह वह पेज है जिसे हमने अभी बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ शीर्ष पर URL को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहाँ एक /home है, क्योंकि हमने पेज को यही नाम दिया है। लेकिन जब हम URL के अंत में होम को हटाते हैं और एंटर दबाते हैं तो यह वास्तव में हमें दूसरे पेज पर ले जाएगा, न कि उस होम पेज पर जिसे आपने अभी बनाया है। इसलिए हम वास्तव में चाहते हैं कि होम पेज सिर्फ हमारे URL पर हो। इसलिए हमें डैशबोर्ड पर जाकर वर्डप्रेस को बताना होगा कि ये हमारा होम पेज है। तो चलिए यहाँ ऊपर बाईं ओर वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करें, ये हमें डैशबोर्ड पर ले जाएगा। तो चलिए सेटिंग्स पर जाएं, रीडिंग पर क्लिक करें और फिर अपने होम पेज डिस्प्ले के लिए एक स्टैटिक पेज पर क्लिक करें, और फिर होम पेज के लिए हम उस पेज का चयन करेंगे जिसे हमने अभी बनाया है, जिसे होम कहा जाता है। इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करें, और अब जब हम पेजों पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि होम के बगल में ये फ्रंट पेज कहता है। इसका मतलब ये है कि ये पेज वह पेज होगा जिसे लोग तब देखेंगे जब वे हमारा URL टाइप करेंगे। तो चलिए फिर से यहाँ हमारे पेज पर क्लिक करें, और हम इस होम पेज का निर्माण उस पेज बिल्डर का उपयोग करके करेंगे जिसे हमने इंस्टॉल किया है, जो कि एलिमेंटर है। तो चलिए यहाँ सबसे ऊपर एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें।
अब हम पेज बिल्डर के अंदर हैं, जहां पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वह ये है कि हम यहां इस अनुभाग का निर्माण करने जा रहे हैं, होम पेज का शीर्ष अनुभाग। तो इसमें बाईं ओर 2 कॉलम हैं, कुछ टेक्स्ट और ईमेल साइन अप अनुभाग है, और फिर दाईं ओर हमारे पास ये छवि है। तो आइए अपने पेज बिल्डर पर जाएं और फिर हम यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और हम 2 कॉलम लेआउट का चयन करेंगे, जो कि ये है। तो इस पर क्लिक करें और फिर हम जाएंगे और पहले तत्व को खींचेंगे। इसलिए तत्वों को देखने के लिए हम ऊपर बाईं ओर इन 9 बिंदुओं पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम शीर्षक की तलाश करने जा रहे हैं, और यह वहाँ है। हम इस शीर्षक को इस प्रकार खींचकर पहले कॉलम में छोड़ देंगे और फिर हम टेक्स्ट को बदल सकते हैं। इसलिए मैं बस इसे इस उदाहरण वेबसाइट से कॉपी और पेस्ट करने जा रहा हूँ। इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें। जाहिर है आप इसे अपनी विशिष्ट टैगलाइन में बदलना चाहते हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट नीला है, जो डिफ़ॉल्ट रंग है। अब यदि आप इस रंग को बदलना चाहते हैं तो हम बस स्टाइल पर जा सकते हैं और फिर यहाँ टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। लेकिन हम जो करना चाहते हैं वह ये है कि हम पहले वैश्विक रंगों को परिभाषित करना चाहते हैं। इसलिए हर बार जब हम कोई नया टेक्स्ट तत्व या कोई बटन या उसके जैसा कुछ जोड़ते हैं तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो करना चाहते हैं वह यहीं 3 पंक्तियों पर जाएं और फिर साइड सेटिंग्स पर जाएं, और फिर वैश्विक रंगों के अंतर्गत हम संपूर्ण वेबसाइट के लिए अपने डिफ़ॉल्ट रंग सेट कर सकते हैं। अब जब तक कि आप खुद एक डिज़ाइनर नहीं हैं, मैं उन रंगों के साथ एक पूर्व निर्धारित रंग पैलेट का उपयोग करने की सलाह देता हूं, जो पहले से ही एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं, बजाय इसके कि हम यह अनुमान लगाने की कोशिश करें कि क्या अच्छा लग रहा है और फिर अंत में हमारी वेबसाइट बहुत ख़राब दिखती है। इसलिए इसे पेशेवर दिखाने के लिए मैं यूमेंट नामक टूल का उपयोग करने की अनुशंसा करता हूँ। मैं इसका लिंक नीचे विवरण में छोड़ने जा रहा हूँ। यह सिर्फ एक रंग पैलेट जनरेटर है जिसका उपयोग आप रंगों की विभिन्न विविधताएं ढूंढने के लिए कर सकते हैं जो एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं, और फिर आप बस कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो आपको अपने तरह के ब्लॉग के लिए पसंद हो, और फिर बस उन रंगों का उपयोग करें जिन्हें आप यहाँ शीर्ष पर देख सकते हैं। मैं वास्तव में यहाँ बाईं ओर की वेबसाइट पर जाना पसंद करता हूँ, और फिर हम चीज़ों को सरल रखेंगे और केवल एक उच्चारण रंग के साथ चलेंगे। इसीलिए मैं एक उच्चारण पर क्लिक करने जा रहा हूँ, और फिर आप रंगीन थीम के साथ एक तरह की डेमो वेबसाइट देख सकते हैं जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। और यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप ऊपर दाईं ओर जनरेट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अलग अलग थीम देख सकते हैं, और फिर जो आपको पसंद हो उसे चुन सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ इस रंग पैलेट के साथ जाने का फैसला किया है। हमारे पास इस प्रकार की भूरी पृष्ठभूमि, गहरा नीला पाठ और फिर उच्चारण रंग के रूप में लाल भी है। अब मैं इन रंगों का उपयोग करने जा रहा हूँ। मैंने उन सभी को यहाँ शीर्ष पर बंद कर दिया है। बस लॉक साइन पर क्लिक करें और फिर मैं कोड को यहीं कॉपी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट का रंग कॉपी करने जा रहा हूँ जो कि यहाँ है। बस कोड कॉपी करें और फिर यहाँ हमारे पेज बिल्डर पर जाएं, और फिर मैं इसे केवल प्राथमिक रंग के लिए उपयोग करने जा रहा हूँ। बस इसे यहाँ पेस्ट करें, और सेकेंडरी के लिए भी। जैसा कि मैंने कहा, हम चीज़ों को सरल रखेंगे। आप बहुत अधिक रंग नहीं जोड़ना चाहते, अन्यथा आपके द्वारा साइट को ख़राब करने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। तो अब हमारे पास उच्चारण रंग है, तो आइए इसे यहाँ लें, लाल वाला, वापस जाएं और फिर इसे इस रंग में बदल दें। और फिर मैं 2 पृष्ठभूमि रंगों का उपयोग करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ सबसे नीचे रंग जोड़ें पर क्लिक करने जा रहा हूँ। इस एक पृष्ठभूमि को नाम दें, तो यह हल्का भूरा रंग होगा, तो बस उसे यहाँ पेस्ट करें। और फिर मैं द्वितीयक पृष्ठभूमि के रूप में संपूर्ण सफ़ेद रंग का उपयोग करने जा रहा हूँ, और बस यहाँ क्लिक करें और फिर संपूर्ण सफ़ेद रंग चुनें। तो हम वहाँ जाते हैं। अब हमारा रंग पैलेट तैयार है, तो हम नीचे बाईं ओर अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं। और फिर हम वैश्विक फ़ॉन्ट्स को भी देखना चाहते हैं, तो आइए यहाँ एक कदम पीछे जाएं और फिर आप वैश्विक रंगों के ठीक नीचे देख सकते हैं हमारे पास वैश्विक फ़ॉन्ट हैं। आइए इस पर क्लिक करें, और फिर मैं जो करना चाहता हूँ वह पूरे ब्लॉग में एक ही फ़ॉन्ट का उपयोग करना है। इसलिए मैं यहाँ केवल प्राथमिक पर क्लिक करने जा रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट रोबोटो है, जिसे आप चाहें तो उपयोग कर सकते हैं, ये भी ठीक है। मैं अपने को ओपन सेंस में बदलने जा रहा हूँ, और मैं ऐसा सभी विभिन्न शैलियों के लिए करने जा रहा हूँ। तो ओपन सेंस, हम वहाँ चलें। अब मेरे पास
प्राथमिक, द्वितीयक पाठ और उच्चारण के लिए ओपन सेंस है। अब अपडेट पर क्लिक करें, फिर वापस जाएं और फिर क्रॉस आइकन पर क्लिक करें और ये हमें डिफ़ॉल्ट पेज बिल्डर दृश्य पर वापस ले जाएगा। और हम देख सकते हैं कि हमने जो शीर्षक जोड़ा है उसका फ़ॉन्ट और रंग अब डिफ़ॉल्ट में बदल गया है। और हम इसे तब भी देख सकते हैं जब हम इस पर क्लिक करके स्टाइल पर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ टेक्स्ट का रंग बदल कर प्राथमिक नीला हो गया है जिसे हमने जोड़ा है, और फिर टाइपोग्राफी के लिए फ़ॉन्ट भी ओपन सेंस में बदल गया है। इसलिए अब हम हेडिंग का आकार बढ़ाना चाहते हैं, तो चलिए एलिमेंट पर क्लिक करें, स्टाइल पर जाएं और फिर टाइपोग्राफी के आगे पेन आइकन पर क्लिक करें और फिर आकार के अंतर्गत हम इस स्लाइडर को यहाँ दाईं ओर खींचने जा रहे हैं, शायद कुछ इस तरह। और फिर मैं इसे थोड़ा और बोल्ड बनाने जा रहा हूँ, इसलिए वज़न के तहत मैं इसे 600 से 700 में बदलने जा रहा हूँ और फिर शायद आकार को थोड़ा कम कर दूंगा। तो हमारे पास 3 पंक्तियाँ हैं और फिर मैं लाइन की ऊंचाई भी थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ। तो आइए यहाँ लाइन की ऊंचाई पर जाएं और लाइन की ऊंचाई बढ़ाएं, शायद इस तरह, और वह अच्छा लग रहा है। एक बार जब मैं खुश हो जाऊंगा तो मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा। आगे हम इस पाठ को शीर्षक के ठीक नीचे जोड़ने जा रहे हैं, तो आइए वापस जाएं और फिर सभी तत्वों को देखने के लिए 9 बिंदुओं पर क्लिक करें। इस मामले में हम इस तरह शीर्षक के ठीक नीचे एक टेक्स्ट एडिटर खींचने जा रहे हैं और फिर सबसे पहले मैं इस पाठ को यहाँ बदलने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ केवल उदाहरण पक्ष में से एक का उपयोग करने जा रहा हूँ। इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और अब मैं साइज़ भी बदलना चाहता हूँ। मैं स्टाइल पे जा रहा हूँ, टाइपोग्राफी पे जा रहा हूँ और फिर आकार को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। मुझे लगता है शायद ये ठीक लग रहा है, 16 या 17 भी। और फिर मैं लाइन की ऊंचाई को भी थोड़ा सा बदलने जा रहा हूँ, शायद ये अच्छा लगेगा। अब हम ईमेल साइन अप अनुभाग भी जोड़ने जा रहे हैं, जिसे आप यहीं देख सकते हैं। अब यह चरण वैकल्पिक है, इसलिए यदि आप कोई ईमेल एकत्र नहीं करना चाहते हैं और ईमेल न्यूज़लेटर नहीं भेजना चाहते हैं तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं। हालांकि मैं इसे जोड़ने और शुरुआत से ही ईमेल एकत्र करना शुरू करने की सलाह देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप भविष्य में उनका उपयोग करना चाहें। तो आइए यहाँ वापस जाएं, फिर तत्वों पर वापस जाएं, फिर नीचे तक स्क्रॉल करें और फिर वर्डप्रेस के नीचे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर हम मेलचिम्प नामक किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं। यह ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होगा जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ टेक्स्ट के ठीक नीचे मेलचिम्प तत्व को खींचें और फिर हम यहाँ कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए मैं शीर्षक हटाने जा रहा हूँ। मैं टेक्स्ट को भी हटाने जा रहा हूँ, GDPR स्वीकार शर्तों को भी हटा दूंगा और फिर आपका ईमेल प्लेस होल्डर के रूप में ठीक है। और फिर जाने के बजाय मैं इसमें शामिल होने के लिए इसे बदलने जा रहा हूँ। फिर मैं साइन अप बॉक्स को इस टेक्स्ट के थोड़ा करीब ले जाना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और फिर कुछ मार्जिन निकालेंगे। इसलिए मेरे पास हमेशा पैडिंग और मार्जिन होता है। मार्जिन तत्व के बाहर है और फिर पैडिंग अंदर है, ताकि आप अंतर समझ सकें। मैंने यह चित्र यहाँ खोला है जहाँ आप सामग्री देख सकते हैं। फिर हमारी सीमा यहीं है। सीमा तत्व के चारों ओर यह मैजेंटा रेखा है और फिर जब आप मार्जिन जोड़ते हैं तो यह बॉर्डर के चारों ओर कुछ रिक्ति जोड़ देगा, और यदि आप पैडिंग जोड़ते हैं तो यह बॉर्डर के अंदर रिक्ति जोड़ देगा। तो यह ध्यान में रखने वाली बात है। अभी हम मार्जिन कम करना चाहते हैं, तो जो सीमा के बाहर है, इसलिए हम मार्जिन मानों को अनलिंक करने जा रहे हैं ताकि हम उनमें से प्रत्येक को अलग से हेर फेर कर सकें। तो आइए उन्हें अनलिंक करें और फिर मैं ऊपर से कुछ मार्जिन हटाने जा रहा हूं। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन अप अनुभाग ऊपर दिए गए पाठ के करीब चला गया है। और अब आपने देखा होगा कि यहाँ शामिल होने वाला बटन अभी भी इस डिफ़ॉल्ट नीले रंग में है और उस उच्चारण रंग में नहीं है जिसे हम वास्तव में उपयोग करना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने केवल एलिमेंटर स्तर पर डिफ़ॉल्ट रंग बदले हैं, तो पेज बिल्डर के लिए, और वास्तव में वर्डप्रेस स्तर पर नहीं। तो अब हमें इस जॉइन बटन का रंग बदलने के लिए यही करने की आवश्यकता है। तो ऐसा करने से पहले आइए अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए अपडेट पर क्लिक करें और फिर हमें वर्डप्रेस के लिए कस्टमाइज़र पर जाना होगा। और जिस तरह से हम ऐसा करते हैं वह बस यहाँ ऊपर बाईं ओर अपना URL कॉपी करके होता है।
बस कॉपी करें, फिर यहाँ एक नया टैब खोलें और फिर URL पेस्ट करें। और जब भी हम वर्डप्रेस पर लॉग इन होते हैं और अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो हम यहाँ सबसे ऊपर इस बार को देख सकते हैं। तो यहाँ कस्टमाइज़ पर क्लिक करें, फिर सामान्य विकल्पों पर जाएं, सामान्य स्टाइलिंग, और फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें इन रंगों को भी बदलने की ज़रूरत है। तो आइए अपने रंग पैलेट पर वापस जाएं और फिर उच्चारण रंग को यहीं कॉपी करें। कस्टमाइज़र पर वापस जाइए और फिर प्राथमिक रंग के अंतर्गत हम उसे यहाँ पेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर होवर रंग के लिए मैं आमतौर पर इस रंग को थोड़ा हल्का कर देता हूँ, इसलिए मैं उसे फिर से यहाँ चिपकाता हूँ। ये वह रंग है जो तब दिखाया जाएगा जब कोई बटन पर माउस घुमाएगा, इसलिए मैं इसे इस तरह थोड़ा हल्का बनाने जा रहा हूँ और फिर मैं इन्हें वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे ये हैं। पृष्ठभूमि का रंग मैं सफ़ेद पर छोड़ रहा हूँ, वह ठीक है। फिर रंग के लिए लिंक रंग मैं उसे भी अपने टेक्स्ट नीले रंग में बदलने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ है और इसे पेस्ट करें। और होवर रंग के लिए मैं इसे एक्सेंट रंग में भी बदलने जा रहा हूँ, जो कि ये है। तो हम इसे यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, होवर कर सकते हैं और फिर पेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। और अब जब हम यहाँ URL के अंत को हटाकर एंटर दबाकर अपने होम पेज पर वापस जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि रंग अब हमारे उच्चारण रंग में बदल गया है। तो आइए एलिमेंटर पर वापस जाएं और फिर यहाँ हम पेज को फिर से लोड भी कर सकते हैं। तो अपडेट यहाँ भी दिख रहे हैं, अब ये भी लाल है। और वैसे बाद में मैं आपको ये भी दिखाने जा रहा हूँ कि इस साइनअप अनुभाग को हमारे ईमेल मार्केटिंग प्रदाता मेलचिम्प से कैसे जोड़ा जाए। तो आप यहीं अपना ईमेल पता दर्ज करने वाले किसी भी व्यक्ति को न्यूज़लेटर भेज सकते हैं। तो अब हमने होम पेज का पहला खंड समाप्त कर लिया है, जो यहीं है। अगला भाग छवि को दाईं ओर जोड़ना है। तो चलिए अब बस यही करते हैं। आइए एलिमेंटर पर वापस जाएं और फिर एलिमेंट्स पर जाएं और इमेज एलिमेंट को दाएं कॉलम में खींचें। फिर हम छवि को बदलना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पर चूज़ इमेज पर क्लिक करें, फिर यहाँ अपलोड फाइल्स पर क्लिक करें और फिर आप बस वह छवि अपलोड कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि लोग आपके होम पेज पर आने पर उन्हें दिखाएं। अब आप किस प्रकार का ब्लॉग बना रहे हैं इसके आधार पर यह भिन्न हो सकता है, इसलिए यदि यह एक निजी ब्लॉग है तो आप बस अपनी एक तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। यदि यह एक मार्केटिंग ब्लॉग की तरह है तो आप मार्केटिंग से संबंधित एक चित्र जोड़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का ब्लॉग बना रहे हों। अब यदि आप कॉपीराइट मुक्त छवियों की तलाश में हैं तो मैं 2 वेबसाइटों की अनुशंसा कर सकता हूं जो निःशुल्क हैं। तो एक है pexels.com। यहाँ आप ढेर सारी निःशुल्क कॉपीराइट छवियाँ पा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मार्केटिंग, आप इसे यहाँ टाइप कर सकते हैं और फिर आप बहुत सारी छवियाँ पा सकते हैं जिन्हें आप अच्छी गुणवत्ता में मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप इन छवियों को डाउनलोड करें तो मैं आपको मध्यम आकार का संस्करण डाउनलोड करने की सलाह दूंगा। इसलिए जब आप छवि पर क्लिक करते हैं और फिर आप ड्रॉप डाउन पर जाते हैं और मध्यम आकार का उपयोग करते हैं। अन्यथा यदि फाइलें बहुत बड़ी हैं तो इससे आपकी वेबसाइट का लोड समय कम हो जाएगा, जिससे आप बचना चाहते हैं। फिर एक और अच्छी साइट है unsplash.com। उनके पास बहुत सारी अच्छी कॉपीराइट मुक्त छवियां भी हैं जिन्हें आप अपनी वेबसाइट पर निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। यहाँ फिर से सुनिश्चित करें कि सबसे बड़ा संस्करण अपलोड न करें। तो यहाँ मैं भी मध्यम आकार के साथ जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक तस्वीर अपलोड करने जा रहा हूँ जो मुझे पेक्सल्स पर मिली। ये यहाँ एक यात्रा करने वाले जोड़े की तरह है। फिर सिलेक्ट पर क्लिक करें और ये छवि को दाएं कॉलम में जोड़ देगा। अब हम इन गोल कोनों को भी जोड़ना चाहते हैं जिन्हें आप यहाँ इस उदाहरण पृष्ठ पर देख सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और फिर अपना इमेज एलिमेंट चुनते हैं। फिर स्टाइल पर जाएं और फिर सीमा के अंतर्गत हम सीमा का दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ इन मूल्यों को अनलिंक करें और फिर हम बस इसके साथ खेल सकते हैं। तो हम शायद शीर्ष के लिए मान लीजिए 250 जोड़ सकते हैं। तो फिर दाएं के लिए 220 जोड़ देते हैं। फिर नीचे के लिए आइए 270 जोड़ें और बाईं ओर के लिए आइए 240 जोड़ें। जाहिर है आप इसके साथ जैसे चाहें खेल सकते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। यदि आप अपनी छवि के चारों ओर एक छाया रखना चाहते हैं तो आप बस बॉक्स छाया के बगल में पेन आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यह छवि के चारों ओर इस प्रकार की छाया जोड़ देगा। और आप यहीं एक बॉर्डर भी जोड़ सकते हैं।
बॉर्डर प्रकार के अंतर्गत यहाँ कोई भी बॉर्डर चुनें और देखें कि यह कैसा दिखता है। इसलिए इस उदाहरण के लिए मैं हर चीज़ को वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे वह है। इसलिए मैं केवल गोलाकार कोने जोड़ने जा रहा हूँ। अब अगली बात जो आपने नोटिस की वह यह है कि संरेखण कुछ गड़बड़ है, इसलिए हर चीज़ केंद्र में होनी चाहिए जैसे वह यहीं है। तो चलिए इन 6 डॉट्स पर क्लिक करके पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करें और फिर हम वस्तुओं को संरेखित करने जा रहे हैं और हम यहीं केंद्र पर क्लिक करने जा रहे हैं और हम वहां जाते हैं। अब सब कुछ केंद्रित है। अब जब हम उदाहरण पृष्ठ पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक हल्की सी ढाल है जो बहुत हल्के भूरे रंग से लेकर सफ़ेद तक शुरू होती है, इसलिए हम इसे भी जोड़ना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ वापस चलते हैं। तो चलिए फिर से पूरे अनुभाग पर प्रकाश डालते हैं और फिर हम स्टाइल की ओर जा रहे हैं और फिर पृष्ठभूमि प्रकार के अंतर्गत हम या तो क्लासिक चुन सकते हैं, तो ये कोई भी रंग होगा। तो यहाँ आप अपनी इच्छानुसार किसी भी रंग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं वास्तव में एक ग्रेडियंट के साथ जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ ग्रेडियंट चुनने जा रहा हूँ और फिर मैं शीर्ष रंग का चयन करने जा रहा हूँ। मैं इसे पूरी तरह सफ़ेद करने जा रहा हूँ और नीचे के रंग के लिए मैं अपने पैलेट में मौजूद रंगों में से एक का उपयोग करने जा रहा हूँ जो यहाँ ग्रे है। तो मैं बस इसे कॉपी करने जा रहा हूँ और फिर उसे इस तरह यहाँ कलर कोड में पेस्ट कर दूँगा और अब हमारे पास ये अच्छी ढाल है जो यहाँ से शुरू होकर शीर्ष तक जाती है। अगली चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वह ये है कि यहाँ शीर्ष पर कुछ रिक्त स्थान जोड़ें, इसलिए हेडर छवि के उतना करीब नहीं है। इसलिए मैं फिर से अनुभाग को हाईलाइट करने जा रहा हूँ, उन्नत पर जाऊँगा और अब मैं कुछ पैडिंग जोड़ने जा रहा हूँ, इसलिए मैं सीमा के अंदर कुछ जगह चाहता हूँ। मैं इन मूल्यों को अलग करने जा रहा हूँ और फिर शीर्ष पर मैं बस इसी तरह 30 पिक्सल जोड़ने जा रहा हूँ और अपडेट पर क्लिक करूँगा। अब शायद हम टेक्स्ट और छवि के बीच कुछ और जगह जोड़ना चाहते हैं और छवि का आकार थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम बस छवि तत्व पर जा सकते हैं, फिर उन्नत पर जा सकते हैं और फिर कुछ पैडिंग जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं बस इन सभी मूल्यों को जुड़ा हुआ छोड़ दूंगा और फिर यहाँ मूल्यों को जोड़ दूंगा। इसलिए प्रत्येक पक्ष पर हम यहाँ कुछ पिक्सेल जोड़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास इन तत्वों के बीच कुछ और जगह है। जैसा कि आप पैडिंग को हमेशा बॉर्डर के अंदर देख सकते हैं। तो अब हमने होम पेज के पहले भाग का काम पूरा कर लिया है और हम दूसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं, जो यही वह भाग है जहां हम नवीनतम या सबसे लोकप्रिय ब्लॉग पोस्ट को सीधे होम पेज पर प्रदर्शित करते हैं। लोग इन पोस्ट पर बस क्लिक भी कर सकेंगे और फिर यह सीधे ब्लॉग पोस्ट पर चला जाएगा। अब इसे बहुत आसानी से बनाने के लिए हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो URL बॉक्स पर जाएं, अपना URL टाइप करें, फिर /wp admin को फॉरवर्ड करें, एंटर दबाएं और यह हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी आप नए प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे ये बॉक्स फिर से दिखाई देंगे। तो आपको स्क्रीन विकल्पों पर जाना होगा और फिर इन सभी बक्सों को अनटिक करना होगा। यदि आप चीज़ों को साफ रखना चाहते हैं तो आम तौर पर आपको यहाँ इन जानकारियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए प्लगइन्स पर चलते हैं और फिर हम एक नया प्लगइन जोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए ऐड न्यू पर क्लिक करें और फिर हम पोस्ट ग्रिड नामक किसी चीज़ की तलाश करने जा रहे हैं और यह यहीं है। तो आइए इंस्टॉल पर क्लिक करें और एक्टिवेट करें। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और सेव चेंजेस पर क्लिक करें और फिर यहीं अपने प्लगइन्स पर वापस जाएं और ऑटो अपडेट को भी सक्षम करना सुनिश्चित करें। इसलिए ऑटो अपडेट सक्षम करें पर क्लिक करें और फिर इस प्लगइन के लिए भी, जिसे हमने पहले इंस्टॉल किया है, ऑटो अपडेट सक्षम करें। महान। तो अब हमने नया प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है ताकि हम यहाँ अपनी एलिमेंटर स्क्रीन पर वापस जा सकें और सबसे पहले पेज को फिर से लोड करें। और अब जब हम अपने तत्वों पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नए तत्व हैं। तो हम जो करना चाहते हैं वह सबसे पहले शीर्ष अनुभाग के ठीक नीचे एक नया अनुभाग बनाना है। तो आइए प्लस आइकन पर क्लिक करें और अब हम केवल एक नियमित एक कॉलम अनुभाग बनाने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ इसे चुनें और फिर हम तत्वों पर वापस जाएंगे और इस TPG ग्रिड लेआउट को खींचेंगे। आइए बस उसे यहाँ खींचें और अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्वचालित रूप से हमें सभी ब्लॉग पोस्ट दिखाता है, डमी ब्लॉग पोस्ट जो हमने पहले बनाए हैं।
और अब इसे बिल्कुल वैसा ही बनाने के लिए जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। तो आइए लेआउट के तहत तत्व का चयन करना सुनिश्चित करें। लेआउट 1 ठीक है। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं। फिर मैं अनुभाग शीर्षक को अक्षम करना चाहता हूँ जो यहाँ है। तो आइए इसे अक्षम करें और फिर मेटा डेटा को भी अक्षम करें। तो चलिए सामग्री पर जोर देने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रयास सीमा के लिए मैं यहाँ वर्णों की संख्या थोड़ी कम करने जा रहा हूँ। तो मैं 170 करने जा रहा हूँ और फिर यहीं और पढ़ें बटन के लिए मैं इसे डिफ़ॉल्ट शैली से केवल टेक्स्ट बटन में बदलने जा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ और यहाँ आइकन भी करने जा रहा हूँ। मैं इनमें से एक आइकन चुनने जा रहा हूँ। चलो बस तीर की तलाश करते हैं। मैं बस चुनने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि यह तीर यहाँ डाला गया है। अब हम टेक्स्ट के रंगों में भी कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टाइल पर चलते हैं और फिर हम शीर्षक से शुरुआत करेंगे। तो शीर्षक रंग के अंतर्गत आइए ग्लोब आइकन पर क्लिक करें और फिर टेक्स्ट के लिए अपना प्राथमिक रंग चुनें। और फिर मैं होवर का रंग भी बदलना चाहता हूँ, इसलिए जब भी मैं इस पाठ पर होवर करता हूँ ये उच्चारण रंग में बदल जाता है। तो आइए यहाँ होवर पर क्लिक करें, फिर ग्लोब आइकन पर जाएं और फिर अपना एक्सेंट रंग चुनें। अब जब मैं शीर्षक पर होवर करता हूँ तो ये उच्चारण रंग में बदल जाता है। तो फिर चलिए परिश्रम सामग्री की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ये पाठ है। फिर इस रंग को भी प्राथमिक रंग में बदल दें और फिर यहाँ और पढ़ें बटन के लिए मैं टेक्स्ट का रंग भी बदलने जा रहा हूँ। मैं इसे उच्चारण रंग में बदलने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ उच्चारण रंग चुनने जा रहा हूँ और बस इतना ही। अब यदि आप इन गोल कोनों को जोड़ना चाहते हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं, तो हम स्टाइल के नीचे कार्ड पोस्ट आइटम और फिर कार्डबोर्ड त्रिज्या के नीचे जाएंगे। आप यहाँ बस इस दायरे का आकार बढ़ाना चाहते हैं। चलो शायद 20 बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर आप बॉक्स छाया भी जोड़ सकते हैं जो यहाँ पोस्ट के बाहर इस तरह दिखता है। आप यहाँ पेन आइकन पर क्लिक करके इसे सक्षम कर सकते हैं और ये स्वचालित रूप से बॉक्स छाया जोड़ देगा। अब हम भी आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ टेक्स्ट का आकार थोड़ा बदल सकते हैं। इसलिए जब हम पोस्ट शीर्षक पर जाते हैं और फिर यहाँ टाइपोग्राफी पर जाते हैं तो हम आकार के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो शायद हम इसे थोड़ा बड़ा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर पाठ के आकार के लिए हम सामग्री और फिर टाइपोग्राफी पर जोर देंगे और फिर यहाँ हम टेक्स्ट के आकार के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आइए अपडेट पर क्लिक करके बदलावों को सेव करें। तो अब हमारा पोस्ट ग्रिड पूरा हो गया है। अगली चीज़ जो हमें चाहिए वह इस अनुभाग के लिए एक शीर्षक है। तो आइए अपने तत्वों पर जाएं और एक शीर्षक खींचें। फिर हम टेक्स्ट को नवीनतम पोस्ट में बदल देंगे और फिर स्टाइल पर जाएंगे, टाइपोग्राफी पर जाएंगे, आकार को 36 पिक्सल तक बढ़ाएंगे, इसे बोल्ड 700 में बदलेंगे और यह अच्छा लगेगा। अब आइए अनुभाग के शीर्ष पर कुछ मार्जिन भी जोड़ें। तो चलिए यहाँ इस पर क्लिक करें और फिर एडवांस्ड पर जाएं, मार्जिन वैल्यू को अनलिंक करें और फिर मान लीजिए शीर्ष पर 20 या शायद 30 पिक्सल जोड़ते हैं और फिर आइए नीचे भी कुछ जोड़ें। तो चलिए मान लीजिए इस अनुभाग के निचले भाग में 100 पिक्सल जोड़ते हैं। और फिर एक चीज़ जो मैं करना भूल गया वह है शीर्षक और ब्लॉग पोस्ट के बीच कुछ अंतर जोड़ना। तो चलिए हेडिंग एलिमेंट पर क्लिक करें, एडवांस्ड पर जाएं और फिर मार्जिन वैल्यू को एन लिंक करें और फिर नीचे के लिए हम कुछ पिक्सल जोड़ने जा रहे हैं। मान लीजिए कि शायद 15 पिक्सल ठीक है। फिर दोबारा अपडेट पर क्लिक करें और अब हमारा मुख्य पृष्ठ समाप्त हो गया है। तो यह देखने के लिए कि यह कैसा दिखता है हम बस नीचे बाईं ओर आंख आइकन पर जा सकते हैं। पूर्वावलोकन बदल जाता है। फिर पेज एक नए टैब में खुलता है और हम देख सकते हैं कि सब कुछ कैसा दिखता है। तो हमने होम पेज का काम पूरा कर लिया है। अगला पेज जिस पर हम काम करने जा रहे हैं वह हमारा ब्लॉग पेज है जिसमें हमारे सभी ब्लॉग पोस्ट होंगे। तो चलिए यहाँ वापस चलते हैं। तो चलिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं और फिर यहाँ आइए एक नया पेज बनाएं। तो आइए पेजों पर क्लिक करें और फिर ऐड न्यू पर क्लिक करें।
तो फिर इस पेज को ब्लॉग का नाम दें और पब्लिश पर क्लिक करें। और अब जैसे हमने अपने फ्रंट पेज होम पेज के साथ किया है, हमें वर्डप्रेस को बताना होगा कि यह हमारा पोस्ट पेज होना चाहिए, ताकि वर्डप्रेस सभी ब्लॉग पोस्ट को इस पेज पर रखे। तो चलिए वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर वापस जाएं। तो चलिए सेटिंग्स में जाकर रीडिंग पर क्लिक करें और फिर पोस्ट पेज के अंतर्गत हम उस ब्लॉग पेज का चयन करने जा रहे हैं जिसे हमने अभी बनाया है। फिर परिवर्तन सहेजें पर क्लिक करें और अब जब हम पेजों पर वापस जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ब्लॉग पेज पोस्ट पेज को सौंपा गया है। तो चलिए इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके पेज पर जाएं, पेज देखें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे सभी ब्लॉग पोस्ट हैं जिन्हें हमने अपनी वेबसाइट पर जोड़ा है। और अब इस पृष्ठ के लिए हम डिज़ाइन को उस डिज़ाइन में बदलना चाहते हैं जो हमारे यहाँ उदाहरण पृष्ठ पर है। तो यहाँ सभी ब्लॉग पोस्ट और फिर दाईं ओर हमारे पास ये साइड बार भी है। और हम ये बदलाव वर्डप्रेस कस्टमाइज़र में करने जा रहे हैं और हमें इस चरण के लिए एलिमेंटर की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहाँ कस्टमाइज़ पर क्लिक करके कस्टमाइज़र पर आते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ का सामान्य लेआउट बदलना चाहते हैं। तो चलिए ब्लॉग पर चलते हैं, फिर ब्लॉग प्रविष्टियों पर जाइए और फिर हम ब्लॉग शैली को बड़ी छवि से थंबनेल में बदलने जा रहे हैं और इससे लेआउट बदल जाएगा। मुझे लगता है कि ये पहले की तुलना में कहीं बेहतर दिखता है। अब हम उस पृष्ठ शीर्षक को भी अक्षम करने जा रहे हैं जहां वह यहाँ ब्लॉग कहता है। तो चलिए 2 कदम पीछे चलते हैं, फिर सामान्य विकल्पों पर जाएं, फिर पृष्ठ शीर्षक पर और फिर दृश्यता के अंतर्गत हम सभी उपकरणों पर छिपाए पर क्लिक करने जा रहे हैं और फिर ये खत्म हो जाना चाहिए। अगली बात यह है कि हम टाइपोग्राफी को समायोजित करना चाहते हैं, इसलिए हम अपना फॉन्ट भी जोड़ना चाहते हैं और फिर टेक्स्ट का आकार थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए 2 कदम पीछे चलते हैं, फिर टाइपोग्राफी पर जाएं और फिर मुख्य भाग के अंतर्गत हम डिफ़ॉल्ट परिवार को ओपन सैंस या जो भी फॉन्ट आप उपयोग कर रहे हैं में बदलने जा रहे हैं। मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, मैं इसे चुनने जा रहा हूं। और फिर फॉन्ट आकार के लिए मैं इसे बस इसी तरह थोड़ा सा बढ़ाकर 16 पिक्सल करने जा रहा हूं, वो ठीक लगता है। तो अब हम परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने साइड बार का ध्यान रखेंगे। तो चलिए विजेट्स पर चलते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट साइड बार पर जाएं, फिर मिल गया पर क्लिक करें और फिर पहली चीज़ जो हम करना चाहते हैं वह ये है कि यहाँ सब कुछ हटा दें। तो हम एक खाली साइड बार से शुरुआत करते हैं। तो बस यहाँ एलिमेंट्स पर क्लिक करें, फिर 3 बिंदु हटाएं और साइड बार में मौजूद प्रत्येक तत्व के लिए ऐसा करें। और फिर पहली चीज़ जो हम जोड़ने जा रहे हैं वह है शीर्ष पर यह खोज बार, ताकि लोग विशिष्ट ब्लॉग पोस्ट खोज सकें। तो ऐसा करने के लिए हमें वापस जाना होगा और फिर प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा और फिर सर्च टाइप करना होगा और हम वहाँ जाते हैं। हम यहाँ बस इस खोज बार का चयन करते हैं और फिर इसे स्वचालित रूप से साइड बार में जोड़ा जाना चाहिए। अगली चीज़ जो हमारे पास है वह मेरे बारे में अनुभाग है। तो चलिए इसे ढूंढते हैं। बस प्लस आइकन पर जाकर मेरे बारे में खोजें और हम वहाँ जाते हैं। हम इसे चुनते हैं और फिर हम यहाँ सभी बदलाव कर सकते हैं। तो शीर्षक शायद इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह ब्लॉग एक जोड़े के लिए है। मैं इसे हमारे बारे में बदल दूंगा। फिर छवि के लिए और हम अपलोड कर सकते हैं। हमें इसे यहाँ अपलोड करने में सक्षम होना चाहिए। तो चलिए अपलोड इमेज पर क्लिक करें। या वास्तव में यह काम नहीं करता, तो हमें इसे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अपलोड करना होगा और फिर हमें लिंक को यहीं पेस्ट करना होगा। तो छवि जोड़ने के लिए आइए डैशबोर्ड पर वापस जाइए। आइए वास्तव में medixtravel.com/wp admin में एक नया टैब प्रकार खोलें और फिर चलिए यहीं मीडिया के पास चलते हैं। और फिर आप केवल वह छवि अपलोड करना चाहते हैं जिसे आप मेरे बारे में अनुभाग के लिए उपयोग करना चाहते हैं। मैं बस इसे अंदर खींचने जा रहा हूँ और फिर आपको ये सभी छवियाँ गूगल ड्राइव फोल्डर में मिलेंगी। यदि आप उन्हीं का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं इस छवि पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर यहीं हमारे पास फाइल URL है। इसलिए जब मैं उस कॉपी URL को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता हूँ
और अब हम अपने ब्लॉग पर वापस जा सकते हैं और फिर हम उसे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि छवि बदल जाती है। अब हम यहाँ नाम भी बदल सकते हैं। तो ये जेमी और इलेक्स होगा और फिर विवरण के लिए आप इसे बदल भी सकते हैं। मैं बस इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करने जा रहा हूँ और फिर हम कुछ सामाजिक लिंक भी जोड़ सकते हैं। तो यहीं नीचे हम इन सामाजिक लिंक को जोड़ सकते हैं। आप यहाँ बस अपने सामाजिक यूआरएल टाइप कर सकते हैं। तो आपका फेसबुक यूआरएल और फिर इंस्टाग्राम यूआरएल, और इसी तरह जब तक आप यहाँ यूआरएल टाइप करेंगे ये आइकन दिखाई देंगे और आप यहाँ जो भी टाइप करेंगे उसका लिंक चला जाएगा। तो जाहिर है कि वास्तव में अपने सही सोशल मीडिया लिंक जोड़ना सुनिश्चित करें। फिर आगे हमारे पास ये न्यूज़लेटर साइन अप अनुभाग है। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करें और फिर प्लस आइकन पर क्लिक करें। फिर आप मेलचिम्प में टाइप करना चाहते हैं, हम वहाँ चलें। आइए इस पर क्लिक करें और फिर हम यहाँ कुछ सेटिंग्स बदल सकते हैं। फिर मैं इस न्यूज़लेटर को पाठ के लिए छोड़ने जा रहा हूँ। जो कुछ मेरे पास यहाँ है उसे मैं कॉपी करके हमारी यात्रा में शामिल कर दूँ और उसे यहाँ चिपका दूँ। फिर मैं स्वीकार्य जीडीपीआर फील्ड लेबल को हटाने जा रहा हूँ और प्लेस होल्डर, ठीक है। और फिर मैं शामिल होने के लिए रास्ता बदलने जा रहा हूँ और अब हमारे पास साइड बार में न्यूज़लेटर साइन अप अनुभाग भी है। फिर आगे हमारे पास हालिया पोस्ट है, इसलिए यहाँ मैं ब्लॉग की 6 सबसे हालिया पोस्टों को प्रदर्शित करना चाहता हूँ। इसलिए हम हाल की पोस्ट देखने जा रहे हैं और फिर हम यहाँ हाल की पोस्ट देखने जा रहे हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से ये केवल 3 दिखाता है, इसीलिए हमें संख्या बढ़ाकर 6 करनी होगी। और अब हमारे पास 6 हैं। आप चाहें तो अधिक भी जोड़ सकते हैं या जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है उसे कम कर सकते हैं, और इन सभी साइड बार तत्वों के लिए बस इतना ही है। अब हम ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट का आकार भी थोड़ा बढ़ा दें। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ वापस जाएंगे, फिर 2 कदम पीछे जाएंगे, फिर टाइपोग्राफी पर क्लिक करेंगे और फिर हम साइड बार विजेट शीर्षक की तलाश करेंगे। ये शीर्षक यहीं हैं। तो यहाँ मैं शायद केवल 15 पिक्सल जोड़ूंगा। तो इन हेडिंग्स का साइज़ थोड़ा बढ़ाने के लिए पीछे जाएं और फिर विजेट्स पर भी जाएं। आइए इस तरह 14 पिक्सल जोड़ें और फिर साइड बार का काम पूरा हो जाएगा। आइए परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित पर क्लिक करें। फिर हम ऊपर बाईं ओर एक्स पर क्लिक करके कस्टमाइज़र को छोड़ सकते हैं। तो अब बस एक अनुस्मारक के रूप में यह साइड बार आपके ब्लॉग पर कहाँ प्रदर्शित होगा। ये मूलतः आपका ब्लॉग पेज है। इसलिए जब लोग ब्लॉग पेज पर क्लिक करते हैं तो उन्हें यहाँ बाईं ओर सभी ब्लॉग पोस्ट दिखाई देंगे और फिर दाईं ओर ये साइड बार होगा और फिर प्रत्येक ब्लॉग पोस्ट पर भी। इसलिए जब हम पहले ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो ब्लॉग पोस्ट खुल जाएगा और लोग यहीं पढ़ रहे होंगे और फिर दाईं ओर उनके पास हमेशा साइड बार तत्व होते हैं। महान। तो अब हमारे नए ब्लॉग के 2 पेज पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो कि होम और ब्लॉग पेज है, और अब हम जल्दी से ब्लॉग पोस्ट पेज पर ही नज़र डालेंगे। यहीं ये पेज होगा जहां लोग आपकी सामग्री पढ़ेंगे। तो ये पहले से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे पास शीर्ष पर एक फीचर छवि, शीर्षक, कुछ मेटाडेटा, सामग्री, पाठ है। ये स्पष्ट रूप से कुछ प्लेस होल्डर टेक्स्ट है और फिर नीचे अन्य ब्लॉग पोस्ट भी होंगे जो उसी श्रेणी में हैं। तो शायद चलिए दूसरे पर चलते हैं। हो सकता है कि आइए यहाँ इस पर जाएं और फिर नीचे तक स्क्रॉल करें और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यह भी पसंद आ सकता है। आप इस पोस्ट को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही श्रेणी में हैं, जो कि यूरोप श्रेणी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे रोम की बहुत अच्छी तस्वीर है ना? तो अब यहाँ कुछ बदलाव करने के लिए आइए फिर से ऊपर बाईं ओर कस्टमाइज़र में जाएं और फिर नीचे ब्लॉग पर जाएं, फिर एकल पोस्ट, और फिर एकमात्र चीज़ जिसे मैं यहाँ समायोजित करना चाहता हूँ वह है यहाँ मेटाडेटा में जानकारी। तो आइए नीचे स्क्रॉल करें जहाँ यह मेटा कहता है, और मैं जो सबसे पहले बदलना चाहता हूँ वह ये है कि मैं वह तारीख बदलना चाहता हूँ जो प्रकाशित तिथि है। मैं इसे संशोधित तिथि में बदलना चाहता हूँ। इसलिए यदि आप किसी ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करते हैं तो लोग देख सकते हैं कि आपने इसे किसी विशिष्ट तिथि पर अपडेट किया है। इसलिए मैं यहाँ क्लिक करके तारीख का चयन रद्द करने जा रहा हूँ और फिर मैं संशोधित तारीख जोड़ने जा रहा हूँ और हम वहाँ जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वह ये है कि मैं यहाँ टिप्पणियों को अचयनित करने जा रहा हूँ ताकि आप यहाँ कोई टिप्पणी आइकन भी नहीं देख पाएंगे, और फिर यदि आप श्रेणियों को दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप श्रेणियों का चयन भी अचयनित कर सकते हैं। श्रेणी,
लेकिन मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि एक यात्रा ब्लॉग के लिए मुझे लगता है कि ये समझ में आता है और यही वह सब कुछ है जिसे मैं बदलने जा रहा हूँ। अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वह ये है कि यही नाम कैसे बदला जाए। तो वर्तमान में ये केवल हमारा डोमेन कहता है, लेकिन हम मूल रूप से यहाँ कुछ भी दर्ज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले पब्लिश पर क्लिक करके बदलावों को सेव करें और फिर इसे बदलने के लिए हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना होगा। मेरे पास ये अभी भी यहीं खुला है, तो फिर चलिए यूज़र्स के पास चलते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारे पास केवल एक ही उपयोगकर्ता है। आप यहाँ क्लिक करके नए भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आइए उपयोगकर्ता पर क्लिक करके इसका नाम बदलें और फिर हम नीचे स्क्रॉल करने जा रहे हैं और फिर उपनाम के लिए हम इसे जो भी आप चाहते हैं उसे बदल देंगे। मान लीजिए कि शायद इलेक्स और फिर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नाम के लिए, क्योंकि हम इसे नए नाम में बदलने जा रहे हैं, जो इलेक्स है। और फिर नीचे स्क्रॉल करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें और अब जब हम यहाँ वापस जाते हैं तो हमें पेज को फिर से लोड करने में सक्षम होना चाहिए और हम यहीं और वहाँ परिवर्तन देखें। अब हमारे पास लेखक के रूप में इलेक्स हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपना अबाउट पेज बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि डेमो वेबसाइट पर ये कैसा दिखेगा। मैं बस यहीं पर जा रहा हूँ और फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक शीर्षक है, कुछ पाठ है और फिर हमारे पास यहाँ अबाउट पेज के नीचे एक छवि है। तो चलिए हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर चलते हैं। फिर आइए पेजों पर जाएं, नया जोड़ें, फिर हम इस पेज को नाम देंगे और फिर हम यहाँ कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ ऊपर दाईं ओर सामान्य के नीचे इस आइकन पर क्लिक करें। हम इस पृष्ठ को 100% पूर्ण चौड़ाई वाला बनाने जा रहे हैं और पैडिंग तथा फिर शीर्षक को अक्षम कर देंगे। हम शीर्षक को अक्षम करने जा रहे हैं, तो चलिए प्रकाशित पर क्लिक करें और अब एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करें और फिर हम प्लस चिन्ह पर क्लिक करके यहाँ अपना पहला अनुभाग बनाने जा रहे हैं। हम एक कॉलम अनुभाग चुनने जा रहे हैं और अब हम शीर्षक से शुरुआत करेंगे। तो आइए अपने तत्वों पर जाएं और एक शीर्षक खींचें। तो चलिए टेक्स्ट बदलते हैं। मैं इसे हमारे बारे में बदलने जा रहा हूं और आइए स्टाइल पर जाएं, टाइपोग्राफी पर जाएं और फिर आकार को 36 पिक्सल तक बढ़ाएं और फिर वज़न को 700 बोल्ड करें और शीर्षक के लिए इतना ही। अब एक टेक्स्ट एडिटर खींचें। आइए तत्वों पर जाएं, फिर टेक्स्ट एडिटर में खींचें और अब आप इस फील्ड में अपने बारे में टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। डेमो टेक्स्ट बनाने के लिए मैंने अभी चैट जीपीटी का उपयोग किया है, तो मैं बस इसे डेमो वेबसाइट से कॉपी और पेस्ट करने जा रहा हूं और मैं इसे इस फील्ड में पेस्ट करने जा रहा हूं। और यदि आप चाहें तो आप यहां इस बोल्ड आइकन पर क्लिक करके विशिष्ट वाक्यों को बोल्ड करके हाईलाइट भी कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ना थोड़ा आसान बनाने के लिए। और एक और चीज़ जो मुझे करना पसंद है वह है इस पाठ की चौड़ाई को यहाँ थोड़ा सा कम करना, इसलिए इसे पढ़ना फिर से थोड़ा आसान हो गया है। आप रास्ते में चित्र भी जोड़ सकते हैं, इसलिए यदि आप यहाँ तत्वों पर जाते हैं तो आप यहीं छवियों को खींच सकते हैं और फिर अपनी कहानी बता सकते हैं कि आपने यह ब्लॉग कैसे बनाया या आपने यह ब्लॉग क्यों बनाया। अब मैं यहाँ नीचे एक और टेक्स्ट भी जोड़ने जा रहा हूँ जिसमें इस विशेष फॉन्ट में जेमी और एलेक्स लिखा हुआ है। तो आइए फिर से यहीं एक टेक्स्ट एडिटर खींचें, फिर हम जेमी और एलेक्स में टाइप करने जा रहे हैं और अब इस टेक्स्ट का फॉन्ट बदलने जा रहे हैं और स्टाइल पर चलते हैं और फिर टाइपोग्राफी पर जाते हैं और फिर हम यहाँ परिवार को ओपन सेंस से शायद कुछ इस तरह बदलने जा रहे हैं। ये हाँ, मुझे लगता है ये ठीक लग रहा है। तो आप बस इन फॉन्ट्स के साथ खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने हस्तलिखित या शायद ऐसा ही कुछ टाइप किया है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं इसी तरह आकार बढ़ाने जा रहा हूँ और फिर मैं इसे यहाँ के पाठ के थोड़ा करीब रखना चाहता हूँ। तो आइए उन्नत पर जाएं, मार्जिन मानों को अनलिंक करें और फिर शीर्ष के लिए हम इस तरह मार्जिन को कम करने जा रहे हैं और आगे हम एक तस्वीर भी जोड़ने जा रहे हैं।
तो आइए फिर से तत्वों पर जाएं और फिर चित्र खींचें और फिर मैं साइड बार में वही चित्र जोड़ने जा रहा हूं जो यहीं है। चयन पर क्लिक करें और फिर हम यहाँ दाईं ओर बॉर्डर को खींचकर इसका आकार भी कम कर सकते हैं, शायद इसी तरह थोड़ा और आगे, और फिर मैं इस चित्र को गोल बनाना चाहता हूँ। तो आइए स्टाइल पर जाएं और फिर बॉर्डर रेडियस के लिए मैं बस एक उच्च संख्या टाइप करने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि 1000 है और ये इसे गोल बनाता है, तो मैं यहाँ शीर्ष पर मार्जिन भी कम कर सकता हूँ, इसलिए ये यहाँ के नामों के थोड़ा करीब है। तो आइए उन्नत पर जाएं, मार्जिन मानों को अनलिंक करें, शीर्ष पिक्सल को इस तरह कम करें और हम वहाँ जाएं। अब हमारे पास अपना अबाउट पेज है और एक और चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वह है पूरे अनुभाग के ऊपर और नीचे मार्जिन बढ़ाना। तो आइए अनुभाग पर क्लिक करें, उन्नत पर जाएं और मार्जिन मानों को अनलिंक करें। शीर्ष के लिए हम फिर से 30 पिक्सल जोड़ने जा रहे हैं और फिर नीचे के लिए हम 100 पिक्सल जोड़ने जा रहे हैं। उत्तम। तो फिर परिवर्तनों को सहेजने के लिए अपडेट पर क्लिक करें। अब आइए अपने ब्लॉग का अंतिम पृष्ठ बनाएं जो संपर्क पृष्ठ होगा। आइए जल्दी से देखें कि ये कैसा दिखेगा। तो डेमो पेज पर आइए संपर्क पर जाएं और फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक शीर्षक है, हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और फिर हमारे पास ये फॉर्म फील्ड है जिसे लोग आपसे संपर्क करने के लिए भर सकेंगे। इसलिए इस फॉर्म फील्ड को बनाने के लिए हम 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो चलिए प्लगइन्स पर जाएं और फिर ऐड न्यू पर क्लिक करें और फिर आइए WP फॉर्म नामक प्लगइन की तलाश करें और यही वह है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो आइए इंस्टॉल पर क्लिक करें और सक्रिय करें और अब हम फिर से ऐड न्यू पर क्लिक करने जा रहे हैं क्योंकि इस फॉर्म के साथ कुछ और डिज़ाइन विकल्प रखने के लिए हमें एक और प्लगइन की आवश्यकता है। आइए शीर्ष खोज बार पर जाएं और QI ऐड ऑन टाइप करें और हम इसे यहीं इंस्टॉल करने जा रहे हैं एलिमेंटर के लिए QI ऐड ऑन। अब स्थापित करें, सक्रिय। फिर एक बार जब ये 2 प्लगइन इंस्टॉल हो जाते हैं तो हम सबसे पहले ऑटो अपडेट सक्षम करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं जब हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। और फिर हमारे पास मेनू में एक नया तत्व होता है जिसे QI ऐड ऑन कहा जाता है। आइए इस पर होवर करें और फिर विजेट्स पर क्लिक करें और फिर हम बस कुछ चीज़ों को अचयनित करना चाहते हैं जिनकी हमें इस प्लगइन से कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम टाइपोग्राफी को अचयनित कर सकते हैं, व्यवसाय को अचयनित कर सकते हैं, रचनात्मक को अचयनित कर सकते हैं, शोकेस को अचयनित कर सकते हैं, ACO इन्फोग्राफिक्स को अचयनित कर सकते हैं और फिर फॉर्म शैली के लिए हम इसे छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि ये वही है जो हमें WP फॉर्म के लिए इस प्लगइन से चाहिए। फिर हम WooCommerce को अचयनित भी कर सकते हैं और बस इतना ही। अब आइए WP फॉर्म्स प्लगइन का उपयोग करके अपना संपर्क फॉर्म बनाएं। क्योंकि हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है, अब हम यहीं WP फॉर्म्स देख सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करें। तो चलिए ऐड न्यू पर क्लिक करें चलदर और फिर हम एक टेम्पलेट से शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इस सरल संपर्क फॉर्म टेम्पलेट का उपयोग करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ क्लिक करें। फिर यहाँ मैं इस फॉर्म में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। तो चलिए नाम फील्ड से शुरू करते हैं। आइए बस उस पर क्लिक करें और फिर हमारे यहाँ बाईं ओर कुछ फील्ड विकल्प हैं। सामान्य के अंतर्गत आइए प्रारूप को फर्स्ट लास्ट से सिंपल में बदलें। तो ये सिर्फ एक नाम मांगता है। फिर उन्नत के अंतर्गत मैं लेबल छिपाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ सबसे नीचे इस विकल्प पर टिक करने जा रहा हूँ और फिर प्लेस होल्डर टेक्स्ट के लिए मैं बस आपका नाम जोड़ने जा रहा हूँ। तो फिर दूसरे फील्ड ईमेल फील्ड पर चलते हैं। मैं लेबल भी छिपाना चाहता हूँ। तो चलिए एडवांस्ड पर जाएं और फिर हाइड लेबल पर टिक करें और फिर प्लेस होल्डर टेक्स्ट के लिए मैं बस आपका ईमेल टाइप करूँगा। तो फिर तीसरे फील्ड संदेश फील्ड पर चलते हैं और सबसे पहले मैं केवल आवश्यक विकल्प पर टिक करके इसे आवश्यक बनाने जा रहा हूँ। इसलिए यदि वे फॉर्म पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें वास्तव में यहाँ कुछ टाइप करना होगा और फिर चलो टिप्पणी हटा दें, बस इसे संदेश ही रहने दें। या वास्तव में हम एडवांस्ड और हाइड लेबल पर जाकर इस पूरे लेबल को हटा भी सकते हैं और फिर प्लेस होल्डर टेक्स्ट के लिए ये सिर्फ आपका संदेश होगा
और फिर आखिरी चीज़ जो मैं इस संदेश क्षेत्र के लिए करना चाहता हूँ वह है इसे बड़ा बनाना, इसलिए फील्ड आकार के अंतर्गत हम इसे बड़े में बदल सकते हैं, महान। तो ये हमारा स्वरूप है। आइए सेव पर क्लिक करें और फिर इस विंडो को बंद कर दें। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे फॉर्म के अंतर्गत हमारा सरल संपर्क फॉर्म है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना संपर्क पृष्ठ बना सकते हैं। तो आइए पेजों पर जाएं, फिर एक नया पेज बनाएं। हम इस पेज को संपर्क नाम देने जा रहे हैं और फिर विकल्प पर जाएं और सामान्य के अंतर्गत इसे 100% पूर्ण चौड़ाई बनाएं, पैडिंग अक्षम करें और शीर्षक के लिए हम पृष्ठ शीर्षक को अक्षम करने जा रहे हैं और फिर प्रकाशित करें और पुष्टि करें पर क्लिक करें। तो चलिए एलिमेंटर पर चलते हैं, एलिमेंटर के साथ एडिट करते हैं। तो चलिए पहले अपना सेक्शन बनाते हैं। तो आइए प्लस पर क्लिक करें, फिर एक कॉलम अनुभाग चुनें और फिर आइए अपने शीर्षक को इस तरह खींचें। फिर मैं इस शीर्षक को हमसे संपर्क करें नाम देने जा रहा हूँ और फिर स्टाइल पर जाएं और टाइपोग्राफी के अंतर्गत आइए इसे फिर से 36 पिक्सल बनाएं और वज़न 700 करें। फिर मैं हमसे संपर्क करें शीर्षक के नीचे कुछ पाठ भी जोड़ने जा रहा हूं ताकि लोग यह भी देख सकें कि यदि यह उनके लिए आसान है तो वे हमें एक ईमेल भेज सकते हैं। तो आइए एलिमेंट्स पर जाएं, टेक्स्ट एडिटर को यहीं खींचें और फिर मैं बस इस पाठ को कॉपी और पेस्ट करने जा रहा हूं जो मेरे पास डेमो पेज पर है, उसे यहाँ चिपकाएं और आगे हम इस पाठ के ठीक नीचे संपर्क फॉर्म जोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए तत्वों पर चलते हैं और अब हम WP फॉर्म खोजने जा रहे हैं और क्योंकि आपने QI ऐड ऑन प्लगइन जोड़ा है, अब हम 2 अलग अलग प्लगइन देख सकते हैं और हम इसे यहीं उपयोग करने जा रहे हैं। तो आइए बस इसे अंदर खींचें और इसका उपयोग करके हमें अपने संपर्क फॉर्म के लिए कुछ और डिज़ाइन विकल्प मिलते हैं। इसलिए अब मैं इस फॉर्म की शैली बदलना चाहता हूँ। तो ये बिल्कुल उदाहरण पृष्ठ पर इस फॉर्म जैसा दिखता है, जहाँ हमारे पास ड्रॉप शैडो, गोलाकार कोने हैं और उच्चारण रंग में बटन भी है जो पूरे फॉर्म में जाता है। तो आइए एलिमेंटर पर जाएं और फिर सुनिश्चित करें कि एलिमेंट चुना गया है। फिर स्टाइल पर क्लिक करें और फिर स्टाइल बटन से शुरू करते हैं। फिर बटन पूर्ण चौड़ाई के अंतर्गत इसे पूरी चौड़ाई तक ले जाने के लिए हाँ चुनें और फिर चलो रंग भी बदल लेते हैं। तो बटन बैकग्राउंड कलर के तहत ग्लोबल कलर्स पर जाएं और फिर इस तरह अपना एक्सेंट रंग चुनें। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करें और स्पेसिंग स्टाइल पर जाएं। फिर इनपुट पैडिंग के लिए हम प्रत्येक तरफ 15 पिक्सल जोड़ने जा रहे हैं और फिर चलिए एडवांस्ड पर चलते हैं और अब बॉर्डर के अंतर्गत हम बॉक्स शैडो को सक्रिय करने जा रहे हैं। तो चलिए पेन आइकन पर क्लिक करें और अब हमारे पास बॉक्स शैडो है। तो चलिए लेआउट पर चलते हैं और फिर फॉर्म के अंदर कुछ पैडिंग जोड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले पैडिंग मानों को अनलिंक करें। फिर शीर्ष के लिए मैं 1 करने जा रहा हूँ, सही के लिए मैं 30 करने जा रहा हूँ और बाएं के लिए भी 30 और फिर नीचे के लिए चलो 18 करते हैं और फिर आइए यहाँ गोल कोनों को भी जोड़ें। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हुए फिर से बॉर्डर पर जाएं और फिर त्रिज्या के लिए आइए 30 पिक्सल जोड़ें और अब हमारे पास ये गोलाकार कोने भी हैं। तो अब हमारा फॉर्म पूरा हो गया है। केवल एक चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वह शीर्ष पर पूरे अनुभाग में कुछ मार्जिन जोड़ना है। जैसा कि हमने हमेशा किया है, हम 30 पिक्सल जोड़ने जा रहे हैं। तो आइए अनुभाग का चयन करें, उन्नत पर जाएं, मार्जिन मानों को अनलिंक करें, शीर्ष पर 30 पिक्सल जोड़ें और फिर नीचे हम 100 पिक्सल जोड़ने जा रहे हैं। तो फिर नीचे बाईं ओर अपडेट पर क्लिक करके परिवर्तनों को सहेजें। और अब ताकि आप समझ सकें कि यह फॉर्म फील्ड कैसे काम करती है, मैं एक त्वरित प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। तो आइए नीचे बाईं ओर पूर्वावलोकन परिवर्तन आइकन पर क्लिक करके इस पृष्ठ पर जाएं। फिर हमारा पेज खुल जाएगा। आइए अब कुछ यादृच्छिक टाइप करें। तो मान लीजिए कि sam@gmail.com पर sam123 या कुछ और है। तो चलिए कहते हैं नमस्ते, मुझे आपका रूप पसंद है। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करें और फिर आपको एक संदेश दिखाई देगा, हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद,
हम शीघ्र ही संपर्क करेंगे। और फिर जब आप अपने ईमेल इनबॉक्स पर जाते हैं तो आपको हर बार एक ईमेल प्राप्त होगा जब कोई आपको एक फॉर्म के माध्यम से एक संदेश भेजता है जिसमें कहा जाता है कि नई प्रविष्टि सरल संपर्क फॉर्म, यह हमारे फॉर्म का नाम है। और फिर आप यहाँ जानकारी देख सकते हैं, नाम, उनका ईमेल और फिर वह संदेश भी जो वे आपको भेजना चाहते हैं। अब आप रिप्लाई पर क्लिक करके सीधे अपने ईमेल अकाउंट से उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ईमेल पहले से ही प्राप्तकर्ता फील्ड में भरा हुआ है और फिर आप उनके साथ ईमेल वार्तालाप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने अपने नए ब्लॉग के लिए अपने सभी पेज बनाने का काम पूरा कर लिया है और हम इसे पेज के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं। हमारे पास होम पेज, संपर्क पेज, ब्लॉग पेज और अबाउट पेज है। अब जब हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं कि यह कैसी दिखती है, तो हम देख सकते हैं कि अभी भी एक चीज़ गायब है जो कि हेडर है, इसलिए लोगो और नेविगेशन मेनू और नीचे पाद लेख है। तो अब हम यही बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ यह मेनू बनाने जा रहे हैं। अब हम उदाहरण पृष्ठ पर हैं, इसलिए हम ये मेनू बनाने जा रहे हैं। तो चलिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाएं, फिर अपीयरेंस पर जाएं और फिर मेन्यूज़ पर क्लिक करें। तो फिर आइए एक नया मेनू बनाएं। तो आइए इसे एक नाम दें। मैं इसे मेन मेनू नाम देने जा रहा हूं और फिर क्रिएट मेनू पर क्लिक करें। अब हम इस मेनू में कुछ पेज जोड़ना चाहते हैं, इसलिए पेज के अंतर्गत व्यू ऑनल पर क्लिक करें और फिर हम ब्लॉग पेज, अबाउट पेज और संपर्क पेज जोड़ने जा रहे हैं। आइए ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करें और अब हम इन पेजों का क्रम भी बदल सकते हैं। इसलिए मैं ब्लॉग पेज से शुरुआत करने जा रहा हूँ, फिर इसके बारे में, फिर संपर्क से। वह ठीक है। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप उन्हें ऐसे ही इधर उधर घुमा सकते हैं। और फिर हम वर्डप्रेस को बताना चाहते हैं कि इस मेनू को कहाँ प्रदर्शित करना है और हम इसे मुख्य मेनू के रूप में उपयोग करना चाहते हैं और इसलिए हम मुख्य पर टिक करते हैं और इसका मतलब ये होगा कि यह शीर्ष हेडर में दिखाया जाएगा। तो फिर आइए इस मेनू को सेव करें और अब आइए हमारी वेबसाइट को फिर से देखें। तो हम यहाँ जा रहे हैं, राइट क्लिक करें, एक नए टैब में खोलें और अब हमें यहाँ शीर्ष पर अपना मुख्य मेनू देखने में सक्षम होना चाहिए। अब इस मेनू की शैली को बदलने के लिए हम कस्टमाइज़ पर जा रहे हैं और यहाँ पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वह इस शीर्ष बार को अक्षम करना है जो हेडर के ऊपर दिखाई देती है। तो आइए टॉप बार पर जाएं और फिर जनरल पर और फिर हम टॉप बार को अनचेक करें, पब्लिश पर क्लिक करें और अब ये चला गया है। अगली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वह इस ग्रे लाइन को अक्षम करना है जिसे आप यहाँ हेडर के ठीक नीचे देख सकते हैं। तो आइए 2 कदम पीछे जाएं, फिर हेडर जनरल पर जाएं और फिर हम हेडर बॉर्डर बॉटम को अक्षम करने जा रहे हैं। और अब हम एक प्रभाव जोड़ने जा रहे हैं जो मेनू पर होवर करने पर दिखाई देगा, कुछ इस तरह यहाँ जहाँ हम लिंक के नीचे इस अंडरलाइन को देख सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ 1 कदम पीछे जाएंगे, फिर मेनू पर जाएंगे और फिर लिंक इफ़ेक्ट के तहत हम बाईं ओर से अंडरलाइन का चयन करेंगे। आप यहाँ अन्य लोगों के साथ भी खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपको उनमें से कोई पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पहले इसका उपयोग करने जा रहा हूँ और फिर प्रकाशित करें पर क्लिक करूँगा। और अब हमें इस अंडरलाइन को यहाँ लिंक के नीचे देखने में सक्षम होना चाहिए और अब हमें रंग भी बदलने की ज़रूरत है। इसलिए लिंक इफ़ेक्ट रंग के लिए हम अपने उच्चारण रंग का उपयोग करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ अपने रंग पैलेट पर जाएं, फिर हम इस कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ वापस जाएंगे और फिर हम उस कोड को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि जब हम इस पर होवर करते हैं तो हम उच्चारण का रंग देख सकते हैं। हम लिंक रंग को अपने नियमित प्राथमिक टेक्स्ट रंग में भी बदलना चाहते हैं जो कि यहाँ है। तो यहीं कॉपी और पेस्ट करें। आगे मैं यहाँ मेनू पर खोज आइकन को अक्षम करना चाहता हूँ। तो आइए तब तक नीचे स्क्रॉल करें जब तक हमें खोज आइकन नहीं मिल जाता और फिर खोज आइकन शैली के लिए हम केवल अक्षम चुनने जा रहे हैं, फिर पब्लिश पर क्लिक करें। अब हम मेनू का फ़ॉन्ट आकार भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ 2 कदम पीछे जाएं, फिर टाइपोग्राफी पर जाएं, फिर मेन मेन्यू देखें और फिर फ़ॉन्ट आकार के लिए
मैं इसे 13 पिक्सल से 17 पिक्सल में बदलने जा रहा हूँ। प्रकाशित करें पर क्लिक करें। अब हम हेडर में अपना लोगो भी जोड़ना चाहते हैं, तो चलिए 2 कदम पीछे चलते हैं, फिर हेडर पर जाएं और फिर लोगो पर क्लिक करें। तो यहाँ मूल रूप से वह जगह है जहाँ आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं, और मैं आपको तुरंत दिखाना चाहता हूँ कि मैंने वह लोगो कैसे बनाया जिसे मैं इस वेबसाइट के लिए जोड़ने जा रहा हूँ, जो इस तरह दिखता है। इसलिए इस लोगो को बनाने के लिए मैंने कैनवा नामक एक टूल का उपयोग किया है, जिससे आप पहले से ही परिचित होंगे। यदि नहीं तो आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे विवरण में मिलेगा। ये वेबसाइट आपको मूल रूप से किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से डिज़ाइन करने की अनुमति देती है। इसलिए एक निःशुल्क खाते के लिए साइन अप करें और फिर शीर्ष दाईं ओर क्रिएट ए डिज़ाइन पर क्लिक करें। फिर आप पहले से ही कुछ टेम्पलेट देख सकते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक कस्टम आकार बनाने जा रहे हैं। और फिर चौड़ाई के लिए मैं 1200 पिक्सल करने जा रहा हूँ और ऊंचाई 200 होने जा रही है। तो चलिए क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करें और फिर हमारे पास यहाँ एक खाली कैनवास है जहाँ हम अपना डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। और पहली चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वह ये है कि मैं कुछ पाठ जोड़ने जा रहा हूँ। मैं यहाँ चीज़ों को बहुत सरल रखने जा रहा हूँ। तो मैं एक शीर्षक जोड़ने जा रहा हूँ। मैं मेडिक्स ट्रेवल्स में टाइप करने जा रहा हूँ और ये सब बड़े अक्षरों में बनाऊँगा। फिर मैं इसे इस तरह थोड़ा बड़ा करने जा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ बाईं ओर एक तथ्य भी जोड़ने जा रहा हूँ। इसलिए मैं एलिमेंट्स पर जा रहा हूँ और फिर टाइप करूँगा, मान लीजिए ट्रैवल आइकन, क्योंकि यह एक ट्रैवल ब्लॉग है। फिर ग्राफिक्स के अंतर्गत मैं विभिन्न चीज़ें देख सकता हूँ जिनका मैं उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ इस क्राउन के साथ सब कुछ केवल प्रो संस्करण के लिए उपलब्ध है। इसलिए यदि आप इनमें से एक तत्व चाहते हैं तो आप या तो प्रो संस्करण के लिए जा सकते हैं या आप बस अपने आइकन के लिए एक बार भुगतान कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह इनमें से किसी एक आइकन के लिए $1 या कुछ और जैसा है, लेकिन हम मुफ्त में भी जा सकते हैं। तो शायद आइए इसे यहीं उपयोग करें, ये मुफ्त है। तो हम इसे यहाँ जोड़ सकते हैं। और फिर मैं रंगों को अपने ब्रांड के रंगों में बदलना भी चाहता हूँ। तो मेडिक्स के लिए मैं इसे बदलने जा रहा हूँ। आइए देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है। ये बस इतना ही नीला है। तो आइए अपने कलर पैलेट पर जाएं और फिर इस कलर कोड को कॉपी करके कैनवा में पेस्ट करें, पाठ का रंग, और फिर हम उसे यहाँ पेस्ट करने जा रहे हैं। और फिर यात्राओं के लिए मैं इस रंग को अपने उच्चारण रंग में बदलने जा रहा हूँ, जो कि ये है। नया रंग जोड़ें और कोड चिपकाएं। और मैं इस आइकन के लिए भी इसी रंग का उपयोग करने जा रहा हूँ। बस यहाँ रंग बदलो और फिर ये हमारे पैलेट में पहले से ही मौजूद है और हम वहाँ जाते हैं। अब मैंने इसे बस 1 या 2 मिनट में बनाया है, तो शायद आप अपने लोगो पर कुछ और समय बिताना चाहेंगे। एक बार यह पूरा हो जाने पर मैं डुप्लिकेट पेज बटन पर क्लिक करने की सलाह दूंगा और फिर मैं गहरे रंग की हर चीज़ को सफ़ेद रंग में बदल दूंगा और गहरे रंग की पृष्ठभूमि के लिए एक लोगो भी रखूंगा। इसलिए मैं मेडिक्स को सफ़ेद रंग में बदलने जा रहा हूँ और फिर मैं पूरी पृष्ठभूमि को काले रंग में बदलने जा रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि गहरे बैकग्राउंड पर ये लोगो कैसा दिखेगा। फिर अपना लोगो डाउनलोड करने के लिए आपको बस शेयर पर जाना होगा और फिर डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। और फिर यदि आपके पास कैनवा का प्रो संस्करण है तो आप पारदर्शी पृष्ठभूमि पर क्लिक कर सकते हैं और फिर पृष्ठभूमि हटा दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास केवल मुफ्त संस्करण है तो आप इस विकल्प का उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए हम सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक करना चाहते हैं। और अब एक बार जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं और बैकग्राउंड हटाने के लिए एक और मुफ्त टूल है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, जिसे remove.bz कहा जाता है। आप बस इसे URL या गूगल सर्च में टाइप कर सकते हैं और फिर आपको यह वेबसाइट मिल जाएगी और फिर आप यहाँ अपने लोगो को खींचकर वेबसाइट में छोड़ सकते हैं और फिर बैकग्राउंड अपने आप हट जाएगा और आप यहीं डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं और आप अपने लोगो को पारदर्शी पृष्ठभूमि के साथ सहेज सकते हैं। इसलिए एक बार जब आपका लोगो तैयार हो जाए तो हम इसे वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ वापस कस्टमाइज़र में लोगो के अंतर्गत हम लोगो का चयन करना चाहते हैं और फिर मैं बस अपलोड फाइलों पर क्लिक करने जा रहा हूँ और मैं अपने लोगो को यहाँ खींचकर छोड़ने जा रहा हूँ। मैं बस उन दोनों को घसीटने जा रहा हूँ, तो एक हल्के बैकग्राउंड के लिए और एक गहरे बैकग्राउंड के लिए, और मैं हेडर के लिए इसे चुनने जा रहा हूँ। चलिए सेलेक्ट पर क्लिक करें और फिर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पूरा लोगो प्रदर्शित हो। तो चलिए यहाँ सीमाओं को बाहर खींचते हैं, क्रॉप इमेज पर क्लिक करें
और अब ज़ाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा है, तो हम जा रहे हैं और यहाँ अधिकतम चौड़ाई कम कर देंगे, कुछ इस तरह चुनें। और फिर हम एक रेटिना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। ये उन डेस्कटॉप या स्क्रीन के लिए है जिनमें अधिक पिक्सल हैं, और आप यहाँ अपने लोगो के पिक्सल आकार को दोगुना कर देंगे। तो कैनवा में जब आप अपना लोगो डाउनलोड करते हैं तो आप बस डाउनलोड पर जा सकते हैं, और फिर आकार के लिए आप इसे केवल दोगुना आकार तक बढ़ाना चाहेंगे। तो इस प्रकार 1200, 2400 हो जाता है, और फिर इसे दोबारा डाउनलोड करें, बैकग्राउंड दोबारा हटाएं, और फिर आप यहाँ अपना रेटिना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। तो बस चयनित छवि पर क्लिक करें और फिर अपना लोगो अपलोड करें जो आकार में बड़ा हो, ताकि जब लोग रेटिना डिस्प्ले का उपयोग करें तब भी यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। तो अब मैंने अपना रेटिना लोगो भी जोड़ लिया है। तो आइए पब्लिश पर क्लिक करके बदलावों को सेव करें। तो अब हम अपने हेडर के साथ लगभग समाप्त हो चुके हैं। बस एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वह ये है कि यहाँ हेडर मेनू में श्रेणियाँ कैसे जोड़ें। उदाहरण के लिए एक यात्रा ब्लॉग में उन गंतव्यों से संबंधित श्रेणियाँ हो सकती हैं जिन्हें उन्होंने ब्लॉग पर यहाँ कवर किया है, और हम उन्हें यहाँ नेविगेशन बार में भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम फिर से डैशबोर्ड पर जा रहे हैं, फिर उपस्थिति के अंतर्गत मेनू पर जा सकते हैं, और फिर हम यहीं श्रेणियों पर जा सकते हैं, और फिर हम यहाँ श्रेणियों को मुख्य मेनू में जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यूरोप जोड़ सकते हैं और फिर मेनू में जोड़ें पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे जोड़ा जाएगा। तो हम शायद इसे यहाँ सामने रख सकते हैं। सेव मेनू पर क्लिक करें, और फिर जब हम अपने पेज पर वापस जाते हैं और यहाँ नियमित पेज लोड करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास नेविगेशन बार में यूरोप है, और जब लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वे इस श्रेणी यूरोप की ब्लॉग साइट पर पहुंच जाएंगे, जहां वे इस विशिष्ट श्रेणी से संबंधित सभी ब्लॉग पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वेबसाइट के पाद लेख पर चलते हैं जो इस तरह दिखेगा। हमारे पास बाईं ओर 2 कॉलम हैं, लोगो और टैगलाइन। फिर हमारे पास ईमेल साइन अप अनुभाग, कुछ सोशल मीडिया लिंक, और फिर सबसे नीचे कॉपीराइट नोटिस है। तो आइए हमारी वेबसाइट पर जाएं, फिर कस्टमाइज़ पर जाएं। यहाँ सबसे पहले फूटर बॉटम पर जाएं। ये फूटर के ठीक नीचे एक प्रकार की पट्टी है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम अपना कॉपीराइट नोटिस जोड़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे केवल उदाहरण वेबसाइट से कॉपी करने जा रहा हूँ। कॉपीराइट मेडिक्स किसी भी 23 पर यात्रा करता है। मैं बस उसे यहाँ पेस्ट करने जा रहा हूँ, और फिर मैं ये दोनों रंग भी बदलना चाहता हूँ। तो पाद लेख का रंग और पाद लेख के नीचे की पट्टी मेरे प्राथमिक नीले रंग में बदल गई, इसलिए मैं इसे यहाँ अपने रंग पैलेट से कॉपी करने जा रहा हूँ। इस पर क्लिक करें, कॉपी करें, और फिर पृष्ठभूमि रंग के लिए मैं इसे अपने रंग में बदलने जा रहा हूँ। फिर टेक्स्ट का रंग मैं अपारदर्शिता को थोड़ा कम करने जा रहा हूँ, शायद चलो 55 कर लें या चलो 60 कर लें। और फिर लिंक का रंग हम वैसे ही छोड़ सकते हैं जैसे वह है। होवर रंग हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई लिंक नहीं है। और फिर हम प्रकाशित पर क्लिक करने जा रहे हैं, और अब हम फुटर का ही ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक कदम पीछे चलते हैं और फिर फूटर विजेट्स पर क्लिक करते हैं। और फिर सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि हमें अपने फूटर में कितने कॉलम चाहिए। हम 2 कॉलम करने जा रहे हैं, तो चलिए यहाँ कॉलम घटाकर 2 कर देते हैं, और फिर हम रंग भी बदलना चाहते हैं। तो आइए पृष्ठभूमि रंग के लिए नीचे स्क्रॉल करें। हम फिर से नीले रंग का उपयोग करने जा रहे हैं, तो आइए उसे यहाँ पेस्ट करें। टेक्स्ट का रंग सफ़ेद और बॉर्डर का रंग होगा, हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिंक का रंग सफ़ेद होगा, वह ठीक है। और फिर लिंक होवर हमारा उच्चारण रंग होगा। तो चलिए इसे यहाँ से कॉपी और पेस्ट करें और उसे चिपकाएं। ठीक है, अब पब्लिश पे क्लिक करें। तो चलिए एक कदम पीछे चलते हैं और अब पादलेख में कुछ सामग्री जोड़ते हैं। तो चलिए यहीं विजेट्स पर चलते हैं, और फिर पादलेख 1 के लिए ये पहला कॉलम होगा। तो हम पादलेख 1 पर क्लिक करने जा रहे हैं, और फिर जैसा हमने साइड बार में किया था हम यहाँ तत्व जोड़ सकते हैं। तो चलिए अपना पहला ब्लॉक जोड़ते हैं। ये एक छवि होगी क्योंकि हम केवल लोगो जोड़ने जा रहे हैं, और ये हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है। तो चलिए इमेज पर क्लिक करें,
और फिर हमारे पास लाइब्रेरी में पहले से ही लोगो है, तो हम मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम गहरे रंग की पृष्ठभूमि के लिए संस्करण का उपयोग करने जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे चुनने जा रहा हूँ। सेलेक्ट पर क्लिक करें और अब आकार कम करने के लिए हम बस इस बिंदु को बाईं ओर खींचने जा रहे हैं और तब तक प्रयोग करते रहें जब तक यह अच्छा न दिखने लगे। महान। अब मैं भी इसे बाईं ओर संरेखित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस आइकन पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर बाईं ओर संरेखित करें पर क्लिक करूँगा। इतना ही। अब मैं अगला आइटम जोड़ने जा रहा हूँ जो टेक्स्ट होगा, तो चलिए प्लस आइकन पर क्लिक करें और फिर चलो पैराग्राफ का उपयोग करें और फिर हम यहाँ कुछ टाइप कर सकते हैं। मैं इसे उदाहरण पृष्ठ से यहीं कॉपी और पेस्ट करने जा रहा हूँ। प्रतिलिपि, पेस्ट करें और ये पहले कॉलम के लिए है। अब हम दूसरे पर आगे बढ़ सकते हैं, तो आइए एक कदम पीछे जाएं और फिर दूसरे चरण पर जाएं। और अब मैं सबसे पहले एक ईमेल साइन अप अनुभाग जोड़ने जा रहा हूं, तो चलिए प्लस आइकन पर क्लिक करें, मेल टाइप करें, फिर हमें मेल चिम्प देखना चाहिए क्योंकि हमने प्लगइन जोड़ा है, तो चलिए इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ हम सेटिंग्स के साथ गड़बड़ी भी कर सकते हैं। तो आइए इस यात्रा ब्लॉग की अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए इसे बदलें। फिर पाठ, मैं बस सभी पाठ को हटाने जा रहा हूँ, तो फिर मैं इसे भी डिलीट करने जा रहा हूँ। और फिर प्लेस होल्डर आपका ईमेल, ठीक है, और फिर मैं इसमें शामिल होने के लिए इसे बदलने जा रहा हूँ। महान। तो ये हमारा ईमेल साइन अप अनुभाग है। अब हम कुछ सोशल मीडिया लिंक भी जोड़ने जा रहे हैं, तो चलिए प्लस पर क्लिक करें, फिर सोशल या सोशल मीडिया पर टाइप करें और फिर हम यहाँ सोशल आइकन पर क्लिक करने जा रहे हैं और फिर हम कुछ समायोजन भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करने के लिए इसे बदलने जा रहा हूँ। फिर शैली, मैं इसे सरल शैली में बदलने जा रहा हूँ और फिर ये देखने के लिए कि ये कैसा दिखता है, हम बस कुछ सोशल मीडिया लिंक जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आप बस अपने लिंक को अपने ट्विटर पर पेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैं बस ट्विटर पर टाइप करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ कुछ है और फिर जब भी आप कुछ टाइप करेंगे तो आइकन दिखाई देगा और जब लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वे आपके द्वारा अभी यहाँ डाले गए लिंक पर जाएंगे। तो चलिए बस कुछ जोड़ते हैं और फिर मैं इन आइकनों का आकार भी थोड़ा सा बढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए फ़ॉन्ट आकार के लिए मैं इसे बदल कर 5 पिक्सेल करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आइए पब्लिश पे क्लिक करें। महान। तो अब हमारे पास डेस्कटॉप संस्करण पर एक अच्छा दिखने वाला ब्लॉग है, लेकिन हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन साइज़ पर भी सब कुछ अच्छा दिखे, क्योंकि आजकल बहुत सारा ट्रैफिक मोबाइल फ़ोन और टैबलेट और इस तरह की चीज़ों से आता है। इसलिए आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी डिवाइस पर सब कुछ अच्छा दिखे। तो ऐसा करने के लिए आइए वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाएं और फिर चलिए पन्नों पर चलते हैं और हम मुखपृष्ठ से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो होम पेज के नीचे एलिमेंटर के साथ एडिट पर क्लिक करें और फिर हम रिस्पॉन्सिव व्यू में जाना चाहते हैं, तो नीचे बाईं ओर आइए यहाँ रिस्पॉन्सिव मोड पर क्लिक करें और फिर यहाँ शीर्ष पर हम देख सकते हैं कि हम वर्तमान में डेस्कटॉप दृश्य पर हैं। हम टैबलेट पोर्ट्रेट दृश्य पर स्विच कर सकते हैं और फिर लेआउट में बदलाव होता है और फिर हम मोबाइल पोर्ट्रेट मोड पर भी स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ जानने वाली एक बात यह है कि हम यहाँ मोबाइल पोर्ट्रेट मोड पर जो कुछ भी बदलते हैं वह केवल इस व्यू पर बदला जाएगा, टैबलेट या डेस्कटॉप व्यू पर नहीं। और हम यहाँ टैबलेट व्यू पर जो कुछ भी बदलेंगे वह मोबाइल पोर्ट्रेट व्यू पर भी बदल जाएगा, लेकिन डेस्कटॉप व्यू पर नहीं। इसलिए हम बाएं से दाएं जाना चाहते हैं और फिर सब कुछ समायोजित करना चाहते हैं ताकि यह स्क्रीन आकार पर भी अच्छा दिखे। हमने डेस्कटॉप दृश्य को पहले ही अनुकूलित कर लिया है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ टैबलेट पोर्ट्रेट मोड के साथ आगे बढ़ते हैं और पहली चीज़ जो मैं यहाँ बदलना चाहता हूँ वह इस पाठ का आकार है। तो आइए यहाँ तत्व पर क्लिक करें और फिर स्टाइल टाइपोग्राफी पर जाएं और फिर मैं यहाँ आकार के साथ खिलवाड़ करने जा रहा हूँ। संभवतः इसे इस तरह कम करूँगा और फिर मैं यहाँ लाइन की ऊंचाई भी कम करने जा रहा हूँ। तो लाइन की ऊंचाई के तहत आइए इसे कुछ इस तरह से कम करें और फिर जांच करने के लिए हम डेस्कटॉप दृश्य पर वापस जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। इसलिए हम यहाँ टेबलेट दृश्य पर जो कुछ भी बदलेंगे उसका डेस्कटॉप दृश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और फिर हम इस पार्ट के लिए भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी है। तो इसलिए तत्व को हाईलाइट करें, फिर स्टाइल पर जाएं, फिर टाइपोग्राफी पर जाएं और टेक्स्ट का आकार कम करें, शायद इस तरह। फिर शायद लाइन की ऊंचाई भी कम कर दें, बस इस तरह थोड़ी सी। और मेरी राय में ये बहुत बेहतर दिखता है। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है, इसलिए हमें यहाँ कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर फुटर भी पहले से ही अनुकूलित है। तो अब हम टेबलेट दृश्य का काम पूरा कर चुके हैं। अब हम मोबाइल पोर्ट्रेट दृश्य पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम भी शायद इस पाठ का आकार थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। तो तत्व पर क्लिक करें, स्टाइल पर जाएं और फिर टाइपोग्राफी पर आकार बदलें, शायद इस तरह। फिर मैं इस पाठ को वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे ये है, ये ठीक है। और फिर हमारे पास एक दूसरे के ठीक नीचे ब्लॉग पोस्ट है, वह अच्छा भी लग रहा है। फुटर भी बहुत अच्छा दिखता है। एकमात्र चीज़ जो हमें यहाँ बदलने की ज़रूरत है वह है लोगो का आकार, लेकिन हम एलिमेंटर बिल्डर में इसे नहीं बदल सकते। हमें वर्डप्रेस कस्टमाइज़र पर जाना होगा। तो आइए अपडेट पर क्लिक करके परिवर्तनों को सहेजें। तो चलिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और फिर कस्टमाइज़र खोलें और फिर हेडर पर चलते हैं। फिर मोबाइल मेनू पर क्लिक करें और फिर यहाँ हम मोबाइल संस्करण के लिए एक अलग लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करें और फिर हमारी लाइब्रेरी में से किसी एक को चुनें। हम बस इसका उपयोग करने जा रहे हैं, छवि चुनें। और फिर अधिकतम ऊंचाई के अंतर्गत हम अधिकतम ऊंचाई को पिक्सेल में परिभाषित कर सकते हैं। तो शायद आपको इसके साथ थोड़ा प्रयोग करना होगा। मैं बस 35 पिक्सल का उपयोग करने जा रहा हूँ और फिर प्रकाशित पर क्लिक करूँगा और फिर देखूँगा कि क्या यह बेहतर है। तो आइए एलिमेंटर संपादक पर वापस जाएं, फिर पृष्ठ को पुनः लोड करें। फिर हमें रिस्पॉन्सिव मोड पर वापस जाना होगा और मोबाइल फ़ोन पर क्लिक करना होगा। और अब हम देख सकते हैं कि लोगो छोटा हो गया है और सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से फिट बैठता है। अब मैं भी मोबाइल मेन्यू में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पार्ट को हटाना चाहता हूँ। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मैं एनिमेशन बदलना चाहता हूँ और फिर मैं इस सर्च बार को भी यहीं हटाना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हम वर्डप्रेस कस्टमाइज़र पर वापस जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये अभी भी खुला है और फिर हेडर मोबाइल मेनू पर जाएं और फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबसे पहले डिस्प्ले मेनू टेक्स्ट को अचयनित करेंगे और फिर हम कस्टम हैमबर्गर आइकन पर जा रहे हैं और एनिमेशन को बदलने के लिए इसे 3DX में बदल देंगे। यदि आप किसी अन्य का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसके साथ भी खेल सकते हैं। और फिर हम नीचे स्क्रॉल करके मोबाइल खोज को अचयनित भी करेंगे। तो चलिए वह सब करते हैं और फिर प्रकाशित करते हैं, परिवर्तनों को सहेजते हैं। अब दोबारा वापस चलते हैं, पेज को दोबारा लोड करते हैं, फिर रिस्पॉन्सिव मोड पर जाते हैं, मोबाइल व्यू पर जाते हैं और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ हैमबर्गर आइकन है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये एक्स यहीं दिखाई देता है, ये एनिमेशन है। और फिर हमारे पास कोई खोज बार नहीं है जैसा मैं चाहता था, इसलिए यहाँ शीर्षक हेडर के थोड़ा करीब हो सकता है। तो चलिए इसे भी समायोजित करें। तो हम संपूर्ण अनुभाग का चयन कर सकते हैं, उन्नत पर जा सकते हैं और फिर पैडिंग के तहत हम सिर्फ पैडिंग को कम करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले मूल्यों को अनलिंक करें और फिर 30 के बजाय हम केवल 10 जोड़ने जा रहे हैं और फिर हमारे पास ये थोड़ा करीब है और फिर यह अन्य स्क्रीन आकारों को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए जब हम यहाँ वापस जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह अभी भी 30 है। तो अब हमने होम पेज का काम पूरा कर लिया है। ये लगभग हर स्क्रीन साइज़ पर अच्छा लगता है। तो आइए परिवर्तनों को सहेजें, अपडेट पर क्लिक करें और फिर हम अगले पृष्ठ पर जा रहे हैं। तो आइए इस विंडो को बंद करें और फिर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाएं, फिर पेजों पर जाएं और अब हम अबाउट पेज पर जाएंगे, एलिमेंटर के साथ संपादित करेंगे। फिर रिस्पॉन्सिव मोड में जाएं और टैबलेट व्यू पर जाएं। मैं यहाँ केवल इस पार्ट की चौड़ाई बढ़ाऊंगा। तो चलिए इसे बाहर खींचते हैं और फिर हम इस छवि का आकार भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए बॉर्डर को दाईं ओर खींचें, हम वहाँ चलें। तो चलिए मोबाइल व्यू पर चलते हैं और यहाँ मुझे लगता है कि पाठ अच्छा दिखता है। शायद हम छवि का आकार भी बदल सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है। तो हमने अबाउट पेज का काम भी पूरा कर लिया है। आइए अपडेट पर क्लिक करें और फिर यहाँ संपर्क पृष्ठ के लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही टैबलेट पर और मोबाइल दृश्य पर भी अच्छा दिखता है। तो अब सभी पेजों को मोबाइल स्क्रीन के लिए भी अनुकूलित किया जाना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए
मैं सुझाव देता हूँ कि आप अपना फ़ोन निकालें, अपने ब्लॉग पर जाएं और फिर अपने फ़ोन के सभी पेज देखें और देखें कि क्या अभी भी कुछ समायोजन हैं जो आप करना चाहते हैं। अब एक चीज़ जो हमें अभी भी करने की ज़रूरत है वह है अपनी वेबसाइट को ईमेल मार्केटिंग प्रदाता मेलचिम्प से जोड़ना। यह हमें अपने ग्राहकों को ईमेल न्यूज़लेटर भेजने की अनुमति देगा जो लोग इस फील्ड में अपना ईमेल पता टाइप करते हैं या जब वे कोई ब्लॉग पढ़ते हैं और फिर इसे यहाँ साइड बार में या यहीं पादलेख पर टाइप करते हैं। तो आइए देखें कि अपनी वेबसाइट को मेलचिम्प से कैसे कनेक्ट करें। मेलचिम्प सबसे लोकप्रिय ईमेल मार्केटिंग प्रदाताओं में से एक है और मेरे पास मेलचिम्प के साथ सब कुछ कैसे सेट करें, ईमेल मार्केटिंग अभियान कैसे बनाएं इत्यादि पर एक संपूर्ण ट्यूटोरियल है। लेकिन अब हम केवल मेलचिम्प को आपकी वेबसाइट से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, इसलिए सब कुछ स्वचालित है और किसी के साइन अप करने पर ईमेल संपर्क आपके मेलचिम्प खाते में होंगे। अब आप निःशुल्क साइन अप कर सकते हैं, इसलिए उनके पास 500 संपर्कों तक की निःशुल्क योजना है और फिर आप प्रतिमाह 1000 ईमेल तक भेज सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने निःशुल्क खाते के लिए साइन अप किया है और फिर एक बार जब आपका खाता बन जाए तो आप लॉग इन कर सकते हैं। एक बार लॉग इन करने के बाद शीर्ष दाईं ओर अपने खाता आइकन पर जाएं, फिर प्रोफाइल पर जाएं, फिर यहाँ एक्स्ट्रा पर जाएं और एपीआई कुंजी पर क्लिक करें। अब हमें एक नई एपीआई कुंजी बनाने की ज़रूरत है, तो चलिए नीचे स्क्रॉल करें और क्रिएट अ की पर क्लिक करें। फिर यहाँ हमें इसे नाम देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसे केवल अपनी वेबसाइट का नाम देने जा रहा हूँ। तो मेडिक्स ट्रैवल्स ब्लॉग और फिर जनरेट कुंजी पर क्लिक करें और अब हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करके इस कुंजी को कॉपी करने जा रहे हैं। अब हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना चाहते हैं, फिर यहाँ डैशबोर्ड में ओशियन WP पर जाएं, यहाँ बस स्किप पर क्लिक करें, यहाँ इंटीग्रेशन पर क्लिक करें और फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए मेलचिम्प पर जाएं और फिर यहाँ हम अपनी एपीआई कुंजी पेस्ट कर सकते हैं। फिर हमें ऑडियंस आईडी की भी आवश्यकता है, तो चलिए अपने मेलचिम्प अकाउंट पर वापस जाएं, फिर ऑडियंस पर क्लिक करें, सभी कॉन्टैक्ट्स पर जाएं, फिर सेटिंग्स में जाएं और ऑडियंस नेम और डिफ़ॉल्ट्स पर क्लिक करें और फिर यहाँ ऑडियंस आईडी के तहत हम बस अपनी आईडी कॉपी कर सकते हैं और फिर हम उसे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब मेलचिम्प हमारी वेबसाइट से जुड़ गया है। तो अब हम इसका परीक्षण कर सकते हैं और यहाँ हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और फिर बस एक यादृच्छिक ईमेल टाइप करें, यादृच्छिक 123 gmail.com पर और फिर ये देखने के लिए ज्वाइन पर क्लिक करें कि क्या यह संपर्क वास्तव में हमारी ईमेल सूची में आएगा मेलचिम्प में। तो आइए मेलचिम्प खाते पर जाएं और फिर ऑडियंस के अंतर्गत सभी संपर्कों पर जाएं और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ईमेल हमने अभी टाइप किया है वह अब हमारी ईमेल सूची में है और हम उन्हें अपना न्यूज़लेटर भेजना शुरू कर सकते हैं। और फिर यदि आप अपना संपूर्ण मेलचिम्प खाता कैसे सेट करें और अपना पहला न्यूज़लेटर अभियान कैसे सेट करें, इस बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं नीचे दिए गए वीडियो विवरण में एक मेलचिम्प ट्यूटोरियल का लिंक छोड़ दूंगा जो आप कर सकते हैं घड़ी। ये आपको चरण दर चरण हर चीज़ से अवगत कराएगा। अब एक और प्लगइन है जिसे मैं आपको अपनी वेबसाइट पर जोड़ने की सलाह देता हूँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका ब्लॉग सुरक्षित है। ये एक सुरक्षा प्लगइन है और इसे वर्डफेंस कहा जाता है। तो चलिए प्लगइन्स पर जाएं, नया जोड़ें, फिर वर्डफेंस टाइप करें और यह यहीं है। आइए अभी इंस्टॉल करें पर क्लिक करें, सक्रिय करें, फिर अपना वर्डफेंस लाइसेंस प्राप्त करें पर क्लिक करें। फिर हम यहाँ मुफ्त योजना के लिए जा रहे हैं, मुफ्त लाइसेंस प्राप्त करेंगे। तो चलिए यहाँ इस लिंक पर क्लिक करें, मुझे 30 दिन तक इंतज़ार करना ठीक है। और अब आइए बस अपना ईमेल टाइप करें, फिर यहाँ हाँ पर क्लिक करें और शर्तों को स्वीकार करें और रजिस्टर पर क्लिक करें। फिर अपने ईमेल इनबॉक्स पर जाएं और आपको एक ईमेल मिलेगा जो इस तरह दिखता है, आपका वर्डफेंस लाइसेंस। इस पर क्लिक करें, स्वचालित रूप से इंस्टॉल माय लाइसेंस पर क्लिक करें और फिर दोबारा इंस्टॉल लाइसेंस पर क्लिक करें। बढ़िया, अब लाइसेंस स्थापित हो गया है। हम डैशबोर्ड पर जाएं पर क्लिक कर सकते हैं।
तो चलिए अपने प्लगइन्स पर वापस जाएं और फिर यहाँ अब हम लाइट स्पीड कैश प्लगइन को भी सक्रिय करने जा रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट को तेज़ बना देगा क्योंकि यह कैशिंग का उपयोग करेगा। तो चलिए यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक करें और फिर हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे सभी प्लगइन्स के लिए सभी ऑटो अपडेट सक्षम हों। तो हमें बस एक ही काम करना है जो नया वर्डफेंस सुरक्षा प्लगइन है। तो चलिए यहाँ इनेबल ऑटो अपडेट पर क्लिक करें। अपना स्वयं का वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने के लिए बधाई। इस वीडियो को आगे देखना सुनिश्चित करें, जहां मैं आपको चरण दर चरण दिखाता हूं कि गूगल खोज इंजन के साथ अपने नए ब्लॉग को कैसे अनुक्रमित करें और अनुकूलित ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें जो वास्तव में गूगल पर पाए जाएंगे। इसलिए इस वीडियो पर क्लिक करना सुनिश्चित करें और मैं आपको वहां देखूंगा।